जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। डिफेंस वाला चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। शक्ति बैच के अंदर हम लोग बच्चों फिजिक्स के 6 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम 7वां लेक्चर लेकर के आए ग्रेविटेशन पर। यह भी बिल्कुल वैसा ही एक क्विक रिवीजन लेक्चर होगा। साथ में क्वेश्चंस हैं काफी सारे जो कि इस थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन है और कुछ नई थ्योरी हम क्वेश्चन से भी सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। इस लेक्चर के नोट्स आप पीडब्ल्यू ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। आपने डाउनलोड करना है प्ले स्टोर में जाकर के फिजिक्स वाला ऐप। उसके बाद आपने बैचेस सेक्शन के अंदर जाना है और वहां पर फिजिक्स शक्ति बैच को सर्च करना है और उसके अंदर फिजिक्स वाले टैब के नीचे आज की डेट में आपको लिंक मिल जाएगा जहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर जो कि है ग्रेविटेशन पर। तो बच्चों फटाफट से इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है इसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। किसको कहते हैं? देखो, न्यूटन ने ग्रेविटेशन का लॉ दिया था, वो सेब गिरा था उसके सर पे। वो सारी कहानी आपने सुनी हुई है ना। वो सच्ची है झूठी है नहीं पता, है ना, लेकिन कहीं ना कहीं वो वहां से मोटिवेटेड तो हो सकती है, ऐसा मान सकते हैं। कहीं ना कहीं वो वहां से मोटिवेटेड है। चलिए कोई बात नहीं, उस विषय में नहीं पढ़ते हम लोग। हम ये देखते हैं कि ग्रेविटेशन के अंदर बातें क्या कही थी न्यूटन ने। न्यूटन ने यह कहा था कि भैया ये जो फोर्स है ये हमेशा अट्रैक्टिव रहेगी। दिस फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। ये कभी रिपल्सिव नहीं होती। आपने कभी कोई चीज धरती की तरफ छोड़ी तो वो उसकी तरफ जाएगी, उससे अवे नहीं जाएगी। ये धरती कभी उस चीज को पटक के दूर नहीं मारेगी, अपनी तरफ बुलाएगी, है ना। इसलिए धरती को मां भी कहते हैं, है ना। तो इसलिए न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो अट्रैक्टिव फोर्सेस के लिए ही है, पहली बात, है ना। अट्रैक्टिव फोर्स है। अब ये फोर्स लगती किन किन के बीच में है? तो ये लगती मासेस के बीच में। यानी ग्रेविटेशन जो ये लॉ है ये सब जगह पर है। जहां जहां मास होंगे वहां वहां लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एक्ट करेगा। चाहे वो मास में ही क्यों ना हो, चाहे वो मेरे ये दो हाथ ही क्यों ना हो, ये दोनों भी आपस में क्या कर रहे हैं? ग्रेविटी लगा रहे हैं एक दूसरे पर, है ना। अब आप ये सोचोगे भाई अगर दोनों एक दूसरे पे ग्रेविटी लगा रहे हैं तो दोनों चिपक क्यों नहीं जाते आपस में, है ना। या जैसे घर परिवार के सारे लोग बैठे, मान लो 7-8 लोग बैठे हैं, सब अपनी अपनी जगह पर बैठे क्यों रह जाते हैं? एक साथ चिपक क्यों नहीं जाते अगर सब एक दूसरे पर ग्रेविटी लगा रहे हैं तो? क्योंकि मासेस तो सब है, सब में कुछ ना कुछ मास है। तो सारी चीजें आपस में चिपक क्यों नहीं जाती? जितने भी भांडे बर्तन आपके किचन के अंदर हैं वो सारे आपस में चिपक क्यों नहीं जाते? ग्रेविटी के मारे आपस में सबके सब अट्रैक्ट क्यों नहीं कर जाते? तो इसके पीछे कारण यह है बेटा कि कोई और फोर्स है जो उससे भी ज्यादा स्ट्रांग है। ग्रेविटेशन फोर्स एक बड़ी वीक फोर्स है, उससे ज्यादा स्ट्रांग और बहुत सारी फोर्सेस है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स है, अन्य अन्य बहुत सारी फोर्सेस हैं। अच्छा, एक बड़ी बात यह है कि जो अर्थ है वो बहुत बड़ा मास है, तो अर्थ ने चीजों को अपनी तरफ चिपका के रखा हुआ, इसलिए चीजें एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड नहीं होती। ऐसा भी समझ सकते हैं। यानी बहुत सारी विभिन्न अलग अलग तरह की फोर्सेस है जिनकी वजह से चीजें आपस में चिपकती हुई दिखती नहीं है। उसमें से एक मुख्य कारण यह भी है कि ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो बड़ी ही वीक फोर्स है नेचर की, है ना। 4 फोर्सेज हैं नेचर की, मैं मानता हूं फंडामेंटल फोर्सेज आप लोगों ने सुनी होंगी, है ना। पहली फोर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, फिर वीक न्यूक्लियर फोर्स है और चौथे नंबर पर जो आती है वो ये वाली ग्रेविटेशन फोर्स है दोस्तों, ठीक है ना। सबसे वीक जो है वो ये वाली फोर्स है ग्रेविटेशन, ठीक है। अब ये कहती क्या है? न्यूटन ने कहा था कि भाई ये वाली जो फोर्स है, ये जो फोर्स है, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। जो दो मास एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं ना, उनके मासेस के प्रोडक्ट के यानी मल्टीप्लिकेशन के ये प्रोपोर्शनल है। यानी अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं कि मान लीजिए ये कोई बॉडी m1 मास की है और ये कोई बॉडी m2 मास की है, तो हमेशा ध्यान रखना भैया सेंटर से फोर्सेस लगती है। कहां से फोर्सेस लगती हैं? सेंटर से। इसका सेंटर ये होगा, इसका सेंटर ये होगा, एक दूसरे पर सेंटर से सेंटर खींच रहा होगा। इसका सेंटर इसको खींच रहा होगा, इसका सेंटर इसको खींच। ये सेंटर ऑफ मास का टॉपिक है बेसिकली, है ना। सेंटर ऑफ मास का कांसेप्ट है कि हम ये मानते हैं कि इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर ऑफ मास को खींच रहा होगा, इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर ऑफ मास को खींच रहा होगा। यानी इस तरीके से खींच पड़ रही होगी। ये वाला इसको अपनी तरफ ऐसे खींच रहा होगा और ये वाला इसको अपनी तरफ ऐसे खींच रहा होगा। एक्शन रिएक्शन पेयर बनता है ये भी, है ना। एक्शन रिएक्शन पेयर आप लोग पढ़ चुके हो, आप लोग जानते हो क्या होता है एक्शन रिएक्शन। एक ने एक्शन लगाया, दूसरे ने क्या लगाया? रिएक्शन लगाई। यानी दोनों फोर्सेस क्या होंगी? इक्वल होंगी और ऑपोजिट होंगी। आप चेक कर लो, ये वाली जो फोर्स है ये फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 है, दूसरे पर लगाई पहले के द्वारा। और इस फोर्स को क्या बोलेंगे? ये फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 है, यानी 1 पर लग रही है दूसरे के द्वारा। और ये दोनों फोर्सेस आपस में क्या है? इक्वल होंगी, है ना। इक्वल होंगी और ऑपोजिट नेचर की होंगी। यानी मैं सिंपली यहां पर ये लिख सकता हूं कि F1, 2 इज इक्वल टू माइनस F2, 1 वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा तो ऐसे लिखूंगा। माइनस का साइन साथ में आएगा। माइनस का साइन ये बताता है कि एक की दिशा ये है तो दूसरे की दिशा ये है, ठीक बात। अब इसके मैग्नीट्यूड के बारे में न्यूटन ने कहा, क्या कहा? वो जो मैंने बात आधी छोड़ दी उसको पूरी कर देता हूं कि ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है जिसको F12 बोलो का मैग्नीट्यूड या F21 बोलो
का मैग्नीट्यूड है ना हमेशा प्रोपोर्शनल होती है दोनों मासेस के प्रोडक्ट के, ठीक है ना। जितने बड़े बड़े मास होंगे, जितने बड़े बड़े मास होंगे उतनी ज्यादा फोर्स लगेगी, ये बात समझ लेना, है ना। बड़े बड़े ग्रह जो है, सूर्य जैसे बड़े बड़े पिंड जो है ना, जो पिंड बहुत बड़े बड़े सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स जो है ना, वो क्या करेंगे, वो ज्यादा ग्रेविटी लगाएंगे। मतलब जिनका मास ज्यादा होगा आपस में, उन पर फोर्स भी क्या लगेगी, ज्यादा लगेगी। एक तो हो गया ये पॉइंट। दूसरा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मैं अगर आर मान लूं, अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मैं क्या मान लूं, आर मान लूं, ठीक है। सेंटर से लेके सेंटर तक का ही डिस्टेंस लेना है, क्योंकि सेंटर पर क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। तो ध्यान रखना भाई, ये जो आर लिया जाएगा वो सेंटर से सेंटर का लिया जाएगा, ठीक बात। अब ये जो आर है, ये जो डिस्टेंस है, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर के, ठीक है ना। इस आर का स्क्वायर लेना पड़ेगा और उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो होगी वो ये वाली फोर्स होगी। यानी दूसरा पॉइंट जो बनाना पड़ेगा मुझे, ऐसा बनाना पड़ेगा कि जो F21 है, या फिर मैं इसको सिंपल F लिख देता हूं, है ना। F21 F12 बात एक ही है, वो है F ही, है ना। वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, आर स्क्वायर के। अब इन दो चीजों को क्लब किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है और एक संयुक्त फॉर्मूला बनाया जाता है, है ना, कंपाउंड फॉर्मूला बनाया जाता है। वो बन जाता है F इज इक्वल टू, पहले प्रोपोर्शनल में रन देते हैं इसको, F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। फिर ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा, इक्वल टू लगेगा, साथ में कांस्टेंट लगेगा जिसको बोलते हैं G, कैपिटल G, ठीक है ना। तो ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा, इक्वल टू लगेगा, साथ में कांस्टेंट लगेगा जिसको बोलते हैं G, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो पूरे यूनिवर्स के अंदर सेम वैल्यू रखता है। क्वेश्चन बन सकते हैं 1 मार्क के इस पर, ठीक है ना। मतलब सिंगल क्वेश्चन इसके ऊपर बन सकते हैं, 4 मार्क का क्वेश्चन होता है मुझे पता है, ठीक है ना। लेकिन इस पर सिंपल क्वेश्चन बन सकते हैं एनडीए के अंदर कि भाई ये जो G है इसकी वैल्यू क्या होती है, ये जो G है इसकी यूनिट क्या होती है, जो G है ये वेरी कब करता है या कब वेरी नहीं करता, ये है ना, वो सारी बातों पर क्वेश्चन बन सकता है। तो F इज इक्वल टू G m1 m2 बाय आर स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला है फोर्स का, ठीक है ना। अब इस फोर्स के फॉर्मूले पर कैसे क्वेश्चन एनडीए में देखने में आए हैं वो मैं आपको दिखा देता हूं। कुछ ऐसे क्वेश्चन देखने में आया कि भैया मान लीजिए पहले मास जो है वो m1 है, m2 है, बीच का डिस्टेंस r है, क्या किया, डिस्टेंस बढ़ा दिया, डिस्टेंस डबल कर दिया, तो डिस्टेंस कर दिया मान लीजिए 2r, है ना, डिस्टेंस कर दिया मान लीजिए 2r। तो पूछेगा भाई जो फोर्स है वो कितने टाइम्स बढ़ जाएगी, कितने टाइम्स घट जाएगी, कितने टाइम्स हो जाएगी, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो पहले जो फोर्स है उसको कैसे लिख सकता हूं मैं, G m1 m2 बाय आर स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूं। जब डिस्टेंस बढ़ा दिया गया तब कैसे लिख सकता हूं, तो भाई उस फोर्स को, यहां पर हमने F1 लिया, इसको F2 ले लेते हैं, है ना। ये हो जाएगी G m1 m2 अपॉन में 2r का होल स्क्वायर, ऐसे, क्योंकि डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में, 2r है, तो उसको भी स्क्वायर कर देंगे। यहां निकल के आ जाएगा G m1 m2 अपॉन में 4r स्क्वायर, है कि नहीं भाई। 2 का स्क्वायर खुलेगा तो क्या आएगा, 4r स्क्वायर आएगा ना। अब आप इसको ले लो इक्वेशन नंबर 2, इसको ले लो इक्वेशन नंबर 1, दोनों को डिवाइड कर दो, है ना। आप इसको दोनों को डिवाइड कर सकते हो। F2 बाय F1 इज इक्वल टू क्या लिखोगे भाई, G m1 m2 अपॉन 4r स्क्वायर अपॉन में G m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। G m1 m2 से G m1 m2 कट गया, r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया, ये आ गया 1 अपॉन 4। यानी जो फोर्स है बाद वाली, जो F2 है वो F1 के डिवाइड बाय 4 है, वो F1 के डिवाइड बाय 4 है। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि जो फोर्स आई है नई वाली, जो फोर्स आई है नई वाली, वो पुरानी वाली फोर्स की 4 गुना कम आई है। जो नई फोर्स आई है वो पुरानी वाली फोर्स की 4 गुना कम आई है, ये हम कह सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत सारे देखने में आते हैं, कई मास डबल कर देगा, कई मास ट्रिपल कर देगा, कई डिस्टेंस आधा कर देगा, यहां डिस्टेंस डबल कर दिया। तो मैंने आपको एक झरोखा दिखाया कि आपने करना कैसे, आपने चलना कैसे। जो कुछ भी दे रखा है, चाहे डबल मास दे रखा है, ट्रिपल मास दे रखा है, जो कुछ भी दे रखा है, आपने फॉर्मूला लिखना है सिंपल, F इज इक्वल टू G m1 m2 बाय r स्क्वायर वाला फॉर्मूला लिखना है। उसके अंदर आपने चीजें पुट कर देनी है। जैसे यार डिस्टेंस डबल हुआ तो आपने क्या कर देना है, 2r कर देना है, ठीक है। उसके बाद दोनों को डिवाइड कर देना है आपने, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। दोनों को डिवाइड कर देना, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। इस तरीके की आपको क्वेश्चन मिलने को, मतलब देखने को मिलते हैं एनडीए के अंदर, ठीक है। ओके, और क्या बात करनी है मुझे इस बारे में, हाँ अब इस G के बारे में बात करनी है। भाई G जो है वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। यानी क्या हुआ इसका मतलब, इसका मतलब यूनिवर्सल का मतलब पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में ये जो कांस्टेंट है
ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जी, उसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, उसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी, उसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी। किसने ढूंढी थी? कैवेंडिश ने ढूंढी थी। ये जो वैल्यू है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये जो वैल्यू है, ठीक है, ये फिक्स रहती है, कैवेंडिश ने ढूंढी थी। यहां साइड में लिख रहा हूं, कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट नहीं पढ़ना आपने, ठीक है, लेकिन कैवेंडिश ने ढूंढी थी। कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट करके हो सकता है पूछ ले, हो सकता है इंडिया के अंदर ये पूछ ले, कैवेंडिश, ठीक है, CAVENDISH। ठीक है जी, तो वैल्यू दिमाग में रखनी है हमेशा आपने, अगर न्यूमेरिकल आ गया तो। वैसे न्यूमेरिकल इसका रेयरली ही देखने में आता है, मैंने आपको बताया इंडिया के अंदर न्यूमेरिकल बहुत कम आते हैं, बहुत कम, रेयरली आपको न्यूमेरिकल को देखने में आएगा। मोस्टली कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे, आपकी मैथमेटिकल एस्पेक्ट को जांचने के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना, आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलता है इंडिया के अंदर, ठीक है ना। तो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आए ऐसा बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये नहीं कि इसका मतलब आप इसकी वैल्यू याद नहीं रखोगे, आपको इसकी वैल्यू याद रखनी है। 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये यूनिट कहां से आई बताता हूं अब आपको, ये यूनिट कहां से आई वो भी दिखाता हूं। यूनिट फॉर जी, कैपिटल जी की यूनिट कहां से आई, किसी की भी यूनिट निकालनी आप ये काम कर सकते हो। वैसे यूनिट्स एंड डायमेंशंस के अंदर मैं इसको बता सकता था, लेकिन कोई बात नहीं, 2 मिनट लगा करके इसको बता देता हूं मैं आपको कि इसकी यूनिट कैसे आती है। देखो फॉर्मूला क्या है हमारा, हमारा फॉर्मूला क्या है, हमारा फॉर्मूला है F = G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला है ना। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, जी की आपको पता नहीं, छोड़ दो। मासेस की यूनिट होती है kg इंटू kg, तो इसकी भी kg और इसकी भी kg, और अपॉन में क्या है r, r बोले तो डिस्टेंस है ना भाई। r क्या था, r क्या था, r दोनों के बीच में डिस्टेंस था, तो डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है, तो ये हो जाएगी मीटर स्क्वायर। अब मीटर स्क्वायर जाएगा न्यूटन के साथ, और kg दोनों नीचे आ जाएंगे, है ना, तो ये बन जाएगा g की यूनिट क्या बन जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और पर में kg स्क्वायर, क्योंकि kg भी आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो kg स्क्वायर बन जाएगा। इसको ऊपर ले जाओ तो g की यूनिट बन जाएगी न्यूटन m स्क्वायर, है ना, और kg -2, ये बनेगी यूनिट इसकी, ठीक है। आप चेक कर लो, ये यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर और kg -2, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आया। किसी की भी यूनिट आप निकाल सकते हो ऐसे करके, और क्वेश्चन बन सकता है, एक क्वेश्चन बन सकता है इस तरीके के, भाई इधर उधर ले गए आप चीजों को और एक नई यूनिट निकाल के दिखा दी, ठीक है ना। जैसे विस्कस फोर्स का फॉर्मूला होता है हमारा, है ना, -ηA dV/dx, वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं इसको, dV/dx को, ये एरिया है, और ये आपकी कोफिशिएंट ऑफ क्या है, विस्कोसिटी है। इसका मान लो आप यूनिट निकालना, कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, ये फोर्स है न्यूटन में होगी, ये डिस्टेंस है ऊपर जाके मीटर में आ जाएगा, ये एरिया है अपॉन में मीटर स्क्वायर, और ये वेलोसिटी है, तो नीचे ले आओ इसको, क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ये सेकंड ऊपर चला जाएगा, ये सेकंड ऊपर चला जाएगा, मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, मीटर स्क्वायर नीचे बच जाएगा, तो न्यूटन सेकंड, है ना, मीटर -2। इस तरीके से आप इसकी यूनिट लिख सकते हो, कोफिशिएंट, इसको पॉइज बोलते हैं, पॉइज इसकी यूनिट होती है वैसे, ठीक है ना। आप फंडामेंटल में तोड़ करके इस न्यूटन को और फंडामेंटल में भी तोड़ा जा सकता है ना, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर में और तोड़ सकते हो आप इसको, ठीक है। तो इस तरीके की आपको यूनिट बनानी आ सकती है किसी की भी, है ना, किसी की भी। एप्सिलॉन नॉट की आएगी, और परमिएबिलिटी की आएगी, म्यू नॉट बोलते हैं जिसको, ठीक है ना, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, उसकी आ सकती है। मैंने 12th के जो टॉपिक्स है उनकी भी आ सकती है, ठीक है। तो कोई नहीं, देखेंगे उसको, तरीका ही रहेगा काम करने का, ओके। अब बात आती है कि ग्रेविटी किसको कहते हैं, तो लिखा हुआ भी है ग्रेविटेशनल फोर्स, जो अर्थ लगा रहा होता है उसको ग्रेविटी कहा जाता है, बाकी कोई लगा रहा होता है तो ग्रेविटेशन बोलते हैं। ये जनरल भाषा की बातें हैं, जनरल टर्म्स के अंदर ऐसा बोला जाता है कि भाई ग्रेविटी जो है वो कौन लगा रही है, अर्थ लगा रही है। अदरवाइज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को भी ग्रेविटी बोल देते हैं कभी कभी, वो गलत है, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है उसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही बोलना चाहिए, यानी उसको स्मॉल g से डिनोट करना चाहिए, जो कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, ठीक है ना। अच्छा, तो पहली लाइन आपको समझ में आ गई, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटी, ग्रेविटी इज फोर्स बाय विच द अर्थ पुल्स द बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर। अर्थ जब किसी चीज को खींच रही होती है, तो जब वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही होती है, तब उसको क्या बोल देते हैं, ग्रेविटी बोल देते हैं, बस इतना फर्क है। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इट्स वैल्यू इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यही बात जो मैंने आपको बोली वो यही है, ठीक है ना। अभी आई कहां से, ये वैल्यू आई कहां से, तो मैं पूरी आपको ऑब्वियसली पूरी डेरिवेशन करके मैं आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे सकता हूं, देखो ये अर्थ का मास है, ठीक है, ये अर्थ का मास है,
ये मास आपने बिल्कुल अर्थ के ऊपर रख दिया, माने अर्थ के सरफेस पे, जैसे हम लोग हैं, हम अर्थ के सरफेस पे रहते हैं, ठीक है ना, तो मैं सरफेस पे हूं इस टाइम पर, ठीक है। और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, यानी ये वाला डिस्टेंस जो इसके सेंटर से लेकर के इसके सेंटर तक का डिस्टेंस होगा, वो ऑलमोस्ट रेडियस ही होगा, वो ऑलमोस्ट अर्थ का क्या होगा, रेडियस। क्योंकि ये ऑब्जेक्ट जो बहुत छोटा है, अर्थ की रेडियस कितनी होती है, 6400 किलोमीटर, उसके मुकाबले ये ऑब्जेक्ट की हाइट तो कुछ भी नहीं है, माउंट एवरेस्ट की भी हाइट इसके आगे कुछ नहीं है, समझ रहे हो बात को। तो हमारी तो क्या ही होगी, तो यहां पर एक मास रखा हुआ है अर्थ के सरफेस पर, उसका अर्थ के सेंटर से जो डिस्टेंस है वो क्या लेना पड़ेगा आपको, आर लेना पड़ेगा। आओ दोनों के बीच में फोर्स लिखें, आइए दोनों के बीच में फोर्स लिखें, कैसे लिखेंगे, F इज इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर, यही तरीका है फोर्स लिखने का। और आप कभी भी नेट फोर्स को क्या कर सकते हो, मास इंटू एक्सेलरेशन के इक्वल कर सकते हो, यानी मैं इस फोर्स को क्या कर सकता हूं, मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर कर सकता हूं। इसकी एक्सेलरेशन निकालनी है मुझे इस जगह पर एक्सेलरेशन देखनी है कितनी होगी, ये जो धरती इसको खींच रही है, धरती जो इस ऑब्जेक्ट को खींच रही है अपनी तरफ, वो कितनी एक्सेलरेशन से खींच रही है वो निकालना है मुझको। तो मैं यहां पर मास किसका लिखूंगा, इसका लिखूंगा ना, और एक्सेलरेशन किसकी लिखूंगा, इसकी लिखूंगा। तो मास इंटू एक्सेलरेशन मुझे किसका लिखना पड़ेगा, छोटे वाले मास का लिखना पड़ेगा, छोटे वाले मास का लिखना पड़ेगा। तो m इंटू ए है ना, और यहां से क्या आ जाएगा, g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर, स्मॉल m से स्मॉल m कट गया। एक्सेलरेशन देखो क्या निकल के आई, एक्सेलरेशन देखो आप क्या निकल के, एक्सेलरेशन निकल के आई है बड़ा G बड़ा M बाय बड़ा आर स्क्वायर। क्या मतलब है इस बात का पता है, इस बात का मतलब है कि बेटा जो एक्सेलरेशन लगती है ना किसी भी चीज पर एक्सेलरेशन लगती है ना, वो उसके खुद के मास पर डिपेंड नहीं करती, वो डिपेंड करती है धरती के, प्लैनेट के डायमेंशंस पर, प्लैनेट के क्या कंस्ट्रेंट्स है उन पर डिपेंड करती है। ये देखो ये मास किसका है, ये अर्थ का मास है, ये रेडियस किसकी है, ये अर्थ की रेडियस है। क्या इस वाले फॉर्मूले में छोटा मास आया, क्या नहीं आया, यानी छोटे वाले मास की वैल्यू कितनी है डिपेंड ही नहीं करेगा इस बात पर कि वो कितनी ग्रेविटी से खींचेगा। यानी मुझ पर ग्रेविटी और माउंट एवरेस्ट पर ग्रेविटी और किसी हाथी पर ग्रेविटी और इस मार्कर पर ग्रेविटी, सब पर gm/r² लगेगी, मास पर डिपेंड नहीं करेगा। मेरा मास बड़ा है तो क्या, इसका मास कम है तो क्या, माउंट एवरेस्ट का मास बहुत बड़ा है तो क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस बात से। gm/r², g क्या है, वो तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। m क्या है, प्लेनेट का मास, r क्या है, प्लेनेट की रेडियस। इन बातों पे डिपेंड करता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी। बात समझ में आ गई, ठीक है ना। ये आ सकता है, इस पर क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है ना। अब ये जो एक्सेलरेशन निकली है, मान लो ये अर्थ की निकली है, तो हम क्या बोलेंगे भाई, ये जो g है आप इसको g से ही याद रखना, ठीक है, आप इस फॉर्मूले को g से याद रखना। ओके, g इज इक्वल टू कैपिटल gm/r², आप इसको g से ही याद रखना। इस पर कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, इस पर क्वेश्चन ऐसा बन सकता है बेटा जी, अब इस पर क्वेश्चन ऐसा बन सकता है बेटा जी अब कि एक मास है और रेडियस r है, ठीक है ना। एक प्लेनेट है जिसका मास m है और उसकी रेडियस r है, ठीक है। एक और मास है, एक और प्लेनेट है जो कि थोड़ा बड़ा इससे है ना, थोड़ा बड़ा इससे, तो बोल देता है भाई 2m मास है उसका, 2m मास है और रेडियस भी मान लेते, चलो रेडियस भी बड़ी है, 2r रेडियस है उसकी, ठीक है, 2r उसकी रेडियस है। तो हो सकता है आपसे पूछ ले कि भाई कंपेयर करके बता इसकी ग्रेविटी और इसकी ग्रेविटी, इसकी ग्रेविटी को g1 ले लो, इसकी ग्रेविटी को g2 ले लो, कंपेयर करके बताओ कौन सी किसके टर्म्स में है, कौन किससे कितनी बड़ी या कौन किससे कितनी छोटी, ये पूछ सकता है आपसे, है ना। तो फॉर्मूला आप जानते हो क्या है, अभी देखा फॉर्मूला हमने पीछे, क्या फॉर्मूला है, gm/r², कैपिटल G कैपिटल m/r²। आपने ये लगाना यहां पर, मैं यहां लिख देता हूं आपके लिए, कैपिटल G कैपिटल m/r², ठीक है ना। तो प्रैक्टिस करने के लिए आप यहां पर लिख सकते हो g, m क्या है, g तो कैपिटल G तो रहेगा ही रहेगा, m क्या है इस प्लेनेट का मास, r क्या है इस प्लेनेट की रेडियस। इसको ले लो इक्वेशन नंबर 1, इसको ले लो इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही यहां पर देखो कैपिटल G तो कैपिटल G लिखा ही लिखा आपने, वो तो लिखना ही पड़ेगा। इसका मास कितना है इस प्लेनेट का, तो 2m मास है इसका, तो ऊपर लिखा आपने 2m, है ना। और फॉर्मूले में देखो नीचे r² आया हुआ, तो 2r का होल स्क्वायर लिखेंगे यहां पर बेटा, हम 2r का होल स्क्वायर लिखेंगे। एक 2 से एक 2 कट जाएगा, एक 2 नीचे बचेगा तो हो जाएगा gm/2r, हाँ की ना, 2r², सॉरी, है ना, gm/2r², ये बचेगा कि नहीं बचेगा। तो ये हो गई क्वेश्चन नंबर 2। आपने दोनों को डिवाइड कर देना है, आपने दोनों को डिवाइड कर देना। आइए डिवाइड करें, तो g1/g2, g1 कितना है भाई, gm/r² है, g2 कितना है, gm
बटे में 2r² है ना। तो ये gm से gm/r² से gm/r² कट गया, जो बटे में 2 है ऊपर जाके 2 हो जाएगा, ये ऊपर जाके 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से आप देख सकते हो कि जो g1 आया वो 2 टाइम्स g2 आया, ठीक है। यानी इसकी ग्रेविटी से दुगनी है, इसकी ग्रेविटी से दुगनी है, ये निकल के आया देखो। इसकी ग्रेविटी से दुगनी है। ऐसे ही निकल करके आता है अर्थ में और मून में, ऐसे निकल के आता है अर्थ में और मून में, ठीक है। कंपेयर अर्थ एंड मून। अब मैं क्रेडेंशियल्स नहीं लिख रहा हूं यहां पर कि अर्थ का क्या होता है, मून का क्या होता है। मैं आपको सिंपली ये बता देता हूं कि भैया जो जी अर्थ होती है ना, जो जी अर्थ होती है, ठीक है, वो 6 टाइम्स जी मून होती है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। इस पर क्वेश्चन बनते हैं धड़ल्ले से, इस पर क्वेश्चन बनते हैं दबादब, है ना। ऐसे कई कंपीटिटिव एग्जाम्स के अंदर इस पर क्वेश्चन बनते हैं कि जो अर्थ की ग्रेविटी है वो मून की ग्रेविटी के 6 गुना ज्यादा है। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि जी मून जो है, जो जी मून है ना, वो अर्थ के मुकाबले 6 गुना कम है। एक ही बात है, एक उससे 6 गुना ज्यादा तो दूसरी उससे 6 गुना कम है, सीधी सी बात है कि नहीं। तो जी मून जो है वो जी अर्थ का क्या है, 1/6 है। यानी यहां पर जो ग्रेविटी है, धरती पर जो ग्रेविटी है, वो मून के मुकाबले 6 गुना ज्यादा है। यानी अगर मैंने यहां से कोई चीज छोड़ी तो जितनी तेज आपको एक्सेलरेट करती दिख रही है ना, उतनी तेज आपको एक्सेलरेट करती मून पर ही दिखेगी। मून पर ही ऐसे जा रही होगी, समझ गए। अर्थ पर ऐसे जा रही है अगर ये, तो मून पर ऐसे जा रही होगी। बात समझ में आई ना। थोड़ी सी एक्सेलरेशन मून पर क्या है, कम है, 6 गुना, थोड़ी नहीं 6 गुना कम है, ठीक है। तो ये आप इमेजिन कर सकते हो कि भैया यहां पर अगर छक्के लग रहे हैं 100 मीटर हाई, 100 मीटर हाइट के प्रोजेक्टाइल अगर यहां फेंके जा रहे हैं तो वहां 600 मीटर हाइट के प्रोजेक्टाइल बन जाएंगे अपने आप को, क्योंकि ग्रेविटी वहां की क्या है, 6 गुना कम है तो कम खींचेगी, इसलिए और दूर तक जाएगा, ठीक है ना। यहां अगर आपने एक बच्चे से खेल रहे हो, आप उसको ऐसे ऐसे झुला रहे हो, ओए मून पर, वो 6 गुना ऊपर जाएगा, है ना। तो इतना घर अगर होगा मून पर तो टकरा जाएगा ऊपर वो। इसलिए घर भी कैसे बनाने पड़ेंगे, बड़े बड़े बनाने पड़ेंगे, लंबे लंबे घर बनाने पड़ेंगे, है ना। स्टेडियम भी बड़े बड़े बनेंगे, है ना। पैर से मारी आपने, फुटबॉल किक करी, जिस हाइट पर पहले जाती थी उससे 6 गुना ऊपर हाइट पर जाएगी वो, ठीक है ना। जादू कोई मिल गया वाला जादू है ना, वैसा वाला हाल हो जाएगा, ठीक है। तो ग्रेविटी जो है मून पर 6 गुना कम है। ओके, तो कंपेयर कर लिया हमने दोनों को। ये उनके साइज की वजह से, है ना, आप समझ सकते हो। ये जो ग्रेविटी वेरी कर रही है वो किस वजह से वेरी कर रही है, इनके साइजेस की वजह से वेरी कर रही है, इनके मासेस की वजह से वेरी कर रही है। ऐसा ही कुछ अर्थ और मून का भी है, ऐसा ही कुछ अर्थ और मून का भी है। अब मैं आपको बता ही देता हूं भाई कि देखो इस वाले फॉर्मूले के अंदर बेटा, इस वाले फॉर्मूले के अंदर अगर आप मास अर्थ का रखो और रेडियस भी अर्थ की रखो तो जो जी निकल के आता है वो निकल के आता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो ये लिखा हुआ है, ठीक है ना, जो ये लिखा हुआ है कि नहीं, ये वाला है ना, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये निकल के आता है क्या, अगर आपने यहां मास रखा अर्थ का और यहां रेडियस रखी अर्थ की, ठीक है कि नहीं। तो इसीलिए अगर आप इस G वाले फॉर्मूले में, है ना, जो कि gm/r² होता है ना, इस वाले फॉर्मूले में अगर मास रखोगे मून का और रेडियस रखोगे मून की, तो जब जो G मून निकल के आएगा ना, वो 1/6 निकल के आएगा एज कंपेयर टू अर्थ। इसी से ये वाला फॉर्मूला बनाया गया कि जी मून बराबर जो होता है वो जी अर्थ का 1/6 है। तो अब जी अर्थ होता कितना है, जी अर्थ होता है 9.8, उसी को डिवाइड अगर मैं 6 से कर दूं तो ये कटेगा और निकल के आता है 1.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1.666666 ऐसे चलता जाता है। ये मून की ग्रेविटी है, ये मून पर एक्सेलरेशन है, ये हमारी अर्थ पर एक्सेलरेशन है, ये है चंदा मामा पर एक्सेलरेशन 1.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है जी। बात समझ में आ गई। तो ये था मून का और अर्थ के आपस में कंपैरिजन, मून का और अर्थ का आपस में कंपैरिजन ग्रेविटी का, ठीक है ना। किसकी ग्रेविटी ज्यादा, अर्थ की ग्रेविटी ज्यादा, कितनी ज्यादा, 6 गुना ज्यादा मून से, ठीक है ना, मून से 6 गुना ज्यादा। तो आई होप यहां तक आपको बातें सारी क्लियर हो गई है। बढ़ते हैं आगे। अब आती है वेरिएशन की बातें, ठीक है ना। देखो ऐसा है, मैं डिटेल में सारी बातें तो आपके सामने नहीं कर सकता, मतलब लंबी लंबी डेरिवेशन है थोड़ी सी इसकी, है ना, वो सारी बातें आपके आगे नहीं कर पाऊंगा। लेकिन आप इतना समझ लो कि अगर आप हाइट पर जाते हो तो भी जी घटता है और डेप्थ पर जाते हो तो भी जी घटता है, ठीक है। फॉर्मूले में भी आपको दिखा देता हूं कि किस हिसाब से वेरी करता है, लेकिन पूरी फॉर्मूले की डेरिवेशन आई सॉरी नहीं करवा पाऊंगा मैं पूरी डेरिवेशन उसकी, ठीक है ना। थोड़ी लंबी डेरिवेशन होती है, रो वगैरह लेना पड़ता है उसमें, है ना। कोई बात नहीं, अपन देख लेते हैं क्या क्या बोल रहा है। कह रहा है वैल्यू ऑफ जी जो है वो डिक्रीज करती है हाइट, ठीक है, और डेप्थ दोनों से, हाइट एंड डेप्थ होना चाहिए ये, ठीक है ना, हाइट एंड डेप्थ।
ठीक बात है ना भाई, हाइट में भी और डेप्थ में भी, ठीक है। यानी अगर ये धरती है और आप धरती के अंदर घुस रहे हो, ठीक है ना, अगर आप धरती के अंदर जाए जा रहे हो तो भी जी घटता है, और आप अर्थ के सरफेस से दूर जा रहे हो तो भी जी घटता है। तो सर फिर मैक्सिमम कहां रहता है? आगे जाओ तो भी घट रहा है, अंदर जाओ तो भी घट रहा है। तो भाई सीधी सी बात है, अगर अंदर जाने में भी घट रहा है और आगे जाने में भी घट रहा है ना, तो कॉमन सेंस की बात है कि जी जो होगा वो सरफेस पर मैक्सिमम होगा, जी एट सरफेस, ठीक है, जी एट सरफेस विल बी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इससे अंदर जाने पे भी घटेगा, इससे ऊपर जाने पे भी घटेगा, ठीक है। इसका ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। ग्राफ इज नॉट इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, फिर भी बता देता हूं, है ना, कि हम जी का वेरिएशन देख रहे हैं डिस्टेंस के हिसाब से, है ना, डिस्टेंस के हिसाब से। तो पहले जी ऐसे चलता है, ऐसे चलता है। जब आप सेंटर में हो तो जी बिल्कुल जीरो रहेगा, क्योंकि जाते सेंटर पर आते ही जी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। जी एट सेंटर इज जीरो, जी एट सेंटर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज जीरो। मैं नहीं कह रहा अर्थ के सेंटर पे जीरो है, हर ऑब्जेक्ट के सेंटर पर जी जीरो होगा। जो उस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास होगा, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, वहां पर ग्रेविटी होगी ही नहीं, वहां पर ग्रेविटी जीरो होगी। तो यहां ग्रेविटी जीरो से स्टार्ट कर रही है, उसके बाद बढ़ती जा रही है, प्रोपोर्शनल बढ़ती है, प्रोपोर्शनल बढ़ते सरफेस पर आएगी जब, है ना, जब आर हो जाएगा बराबर टू, ये डिस्टेंस जो है डी बराबर हो जाएगा आर के, डी बढ़ता किसके बराबर हो जाएगा? आर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। डी बढ़ता किसके बराबर हो जाएगा? आर के बराबर हो जाएगा, रेडियस के बराबर हो जाएगा। तब ये जो जी होगी ये क्या आ जाएगी? सरफेस पर आ जाएगी, यानी मैक्सिमम, यानी 9.8 हो जाएगी। अर्थ की बात करूं तो जी यहां पर क्या होगी? मैक्सिमम होगी, ठीक है। जी यहां पर क्या होगी? मैक्सिमम होगी। डिस्टेंस कब? रेडियस पर। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आप जैसे दूर जाओगे, है ना, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल घटता है स्क्वायर के हिसाब से। तो आप देख सकते हो पैराबोलिक ग्राफ आया है, ठीक है ना, क्योंकि जी जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एच स्क्वायर के। जितनी हाइट बढ़ाते जाओगे उतना उतना जी जो है वो प्रोपोर्शनली घटेगा, स्क्वायर के प्रोपोर्शनली डिक्रीज होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द हाइट, ठीक है। और यहां पर जो होता है वो जी प्रोपोर्शनल आर होता है, तो आर के बढ़ाने से, डिस्टेंस के बढ़ाने से वो क्या करेगा? सीधा बढ़ेगा। फॉर्मूला में आपको दिखाया तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये तो बात थी हाइट की और डेप्थ की। फॉर्मूला भी वेट करो, जब दिखाता हूं। पोल्स पर जी जो है वो मैक्सिमम होता है, मिनिमम होता है इक्वेटर पर। कारण क्या है इसके पीछे? बेटा देखो, अर्थ की जो शेप है ना वो परफेक्टली गोल नहीं है। मैं यहां परफेक्टली गोल बना पा रहा हूं, असल में परफेक्टली गोल नहीं होती अर्थ की शेप। अर्थ की शेप होती है जियोइड, स्फेरॉइड बोलते हैं। और जब अर्थ की बात आता है तो जियो लगा देते हैं ना आगे, जीईओ, मतलब क्या हो गया? अर्थ की बात कर रहे हैं। जियोग्राफी क्या है? अर्थ की स्टडी करना है कि नहीं, तो जियोइड बोल देते हैं, अर्थ की शेप को बोलते हैं जियोइड। और वो जियोइड कैसी होती है? वो कुछ ऐसी होती है, ऐसी होती है, ठीक है ना, इस तरीके की, ऐसी। ये कैसी शेप है? ये ऐसी शेप है भैया कि आप एक टमाटर को लेके आए, या मान लो एक फुटबॉल को लेके आए, आपने ऊपर नीचे उसको पिचका दिया, नीचे से ही प्रेशर लगा दिया, ऊपर से प्रेशर लगा दिया, तो दो तरफ से प्रेशर लगाओगे तो क्या होगा? पोल जो है वो फ्लैट हो जाएंगे। दोनों तरफ से प्रेशर लगाओगे तो पोल क्या हो जाएंगे? फ्लैट हो जाएंगे, है ना। और बीच का जो पार्ट है वो बल्ज्ड आउट हो जाएगा, बाहर की तरफ निकल जाएगा। आप प्रेशर लगा के देखो किसी बॉल पे, आप किसी बॉल पे ऊपर नीचे प्रेशर लगा के देखो, बाकी का हिस्सा जो होगा बाहर को निकलने को आएगा। तो ऐसे बाहर को निकलने को आ रही है धरती, है ना। इस तरीके की शेप है धरती की, जियोइड बोलते हैं शेप को, ठीक है, जियोइड। ओके, तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा बेटा कि सेंटर से जो पोल की रेडियस है ना, सेंटर से जो पोलर रेडियस है और सेंटर से जो इक्वेटर की रेडियस है, दोनों में फर्क है। आप चेक कर सकते हो, ये डिस्टेंस जो है वो बड़ा है, और ये डिस्टेंस जो है वो छोटा है ना। जो आर पोल है, रेडियस पोल की है, जो रेडियस इक्वेटर की है वो बड़ी है ना। जो रेडियस इक्वेटर की है वो क्या है? बड़ी है। और पोल की जो रेडियस है, यार पोल है, वो क्या है? वो छोटी है, ठीक है ना। तो रेडियस ऑफ इक्वेटर, यहां साइड में लिख रहा हूं कि रेडियस ऑफ इक्वेटर जो है वो बड़ी है रेडियस ऑफ पोल से, ठीक है। तो हम जानते हैं G इज इक्वल टू होता है GM/r²। ध्यान से देखना, क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। G होता है GM/r²। अब जब रेडियस होगी कम, ध्यान से सुनना, रेडियस होगी कम तो G होगा ज्यादा। तो कहां की रेडियस कम है? पोल की के इक्वेटर की? तो आप बोलोगे पोल की रेडियस कम है, तो पोल की रेडियस कम है तो वहां का G क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है। और जहां पर रेडियस ज्यादा है, वहां जैसे इक्वेटर में
इक्वेटर वाली रेडियस क्या है, ज्यादा है, तो फिर वहां पर जी क्या होगा, वहां पर जी कम होगा। बात खत्म हो गई है ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि पोल पर जी जो है वो ज्यादा है और इक्वेटर पर जी जो है वो कम है। यहीं पर यही बात यहां पर लिखो कि जी जो है वो मैक्सिमम होती है कहां पर, पोल पर, और जी जो है वो मिनिमम होती है कहां पर, इक्वेटर पर। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई है ना। आई होप आपको बात समझ में आई, क्योंकि शेप ही ऐसी अर्थ की है ना, जियोइड शेप है। आगे, जितना ज्यादा रोटेशन होगा धरती का, ये रोटेशन वाली बात ओमेगा पे डिपेंड करता है, इसका फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आप सुन लो इस बात को। जितना ज्यादा रोटेशनल स्पीड होगी अर्थ की, जितना तेज ओमेगा होगा अर्थ का, ठीक है ना, जितना तेज ओमेगा होगा अर्थ का, उतनी जी जो है वो घटती है, उतनी जी जो है वो कम होती है। तो इन बातों पर जी जो है वो डिपेंड करती है। किन किन बातों पर, हाइट पर, डेप्थ पर। हाइट पर कैसे करती है मैंने आपको बता दिया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है उसके स्क्वायर के, और डेप्थ के भी मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जब आप सेंटर से चलो तो, है ना, सेंटर से बाहर की तरफ आओ तो वो बढ़ेगी, सही बात है कि नहीं। और अगर आप सरफेस से सेंटर की तरफ जा रहे हो तो वो लीनियरली घटेगी, है ना। सेंटर से सरफेस से सेंटर की तरफ आ रहे होगे, ये सरफेस है, सरफेस से सेंटर की तरफ आ रहे होगे अगर आप, तो जी जो है वो लीनियरली घटता है। और सरफेस से बाहर जा रहे होगे अगर आप, किसी हाइट पर जा रहे होगे आप, तो वो स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, स्क्वायर के हिसाब से घटेगा, उसके स्क्वायर के हिसाब से घटेगा। तो इस तरीके की प्रोपोर्शनलिटी देखने में आती है, ठीक है। देखो ये वाला और ये वाला पॉइंट दोनों जुड़े हुए हैं आपस में। जी डिक्रीजेस इफ एंगुलर स्पीड ऑफ द स्पीड इंक्रीज। अगर आप इसको ऐसे सोच सकते हो कि सोचो ये जो धरती है ना, वो बहुत तेज तेज घूमने लगे, बहुत तेज घूमने लगे, तो जब बहुत तेज घूमेगी ना वो, तो ऑब्जेक्ट्स पर बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करेगी, सूडो फोर्स, जिस वजह से वो बाहर गिर जाएंगे। लोग जो है बाहर उड़ उड़ के गिरेंगे अगर बहुत तेज स्पीड हो गई तो अर्थ की, है ना। आप एक काम करना, एक बॉल को लेना और गीला करना। आप सभी ने किया होगा, बॉल कीचड़ में घुस जाती है, नाली में घुस जाती है, उसके बाद क्या करते हैं, नाले में चली गई बॉल या कीचड़ में चली गई, गीली हो गई बॉल, उसको निकालते हैं, टप्पा खिलाते हैं, है ना। टप्पा खिलाने से पहले एक बार उसको घुमा के देखना। आज उसको घुमाओगे ना, पानी सब तरफ उड़ेगा, पानी की छींटें सब तरफ निकलेगी। ऐसे ही यहां पर भी होगा। अगर अर्थ बहुत तेज स्पिन करने लग जाए, अर्थ का स्पिन बहुत तेज हो जाए, अपनी धुरी पर, अपनी एक्सिस पर बहुत तेज स्पिन करना स्टार्ट कर दे, तो लोग उड़ उड़ के बाहर गिरेंगे, यानी ग्रेविटी कम हो जाएगी। ठीक है ना। तो एंगुलर स्पीड के बढ़ाने से, है ना, एंगुलर स्पीड के बढ़ाने से जी जो है वो घटेगा, है ना। और अगर बढ़ और घट गई तो बढ़ जाएगा, उल्टा है मतलब, समझ गए ना बात को। तो ये दोनों चीजें जो है वो साथ साथ मिलती हैं, ठीक है। आपको मैं दोनों का फॉर्मूला दिखाता हूं। अब बच्चों ये हैं आपके फॉर्मूले, ठीक है ना। जी ड्यू टू हाइट, एक फॉर्मूला तो ये है भैया, ठीक है ना, एक फॉर्मूला तो ये है, एक फॉर्मूला तो ये है ड्यू टू हाइट, ठीक है। और एक फॉर्मूला ये है। कब कौन सा लगाना है सर, कब कौन सा लगाना है? देखो यार, ये वाला आपने तब लगाना है जब एक सिग्निफिकेंट हाइट हो, ठीक है। जब एक सिग्निफिकेंट हाइट हो तब आपने ये लगाना है। जब सिग्निफिकेंट हाइट ना हो, मतलब मान लो कि आप मुश्किल से 50 किलोमीटर ही ऊपर हो धरती के, है ना, या कुछ ही मीटर ऊपर हो धरती के, कुछ किलोमीटर ही ऊपर हो धरती के, यानी नियर डिस्टेंस पर आपने ये लगाना है, ठीक है ना। अप्रोक्सीमेशन से निकाला जाता है इसको, बाइनोमियल थ्योरम से फॉर्मूला मैं पूरा डेराइव करके नहीं दिखा पाऊंगा, है ना। तो ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन से आता है, ये नियर डिस्टेंसेस के लिए, नियर हाइट, ठीक है ना, नियर हाइट के लिए, ठीक है। ये बहुत ज्यादा हाइट के लिए नहीं, और ये सिग्निफिकेंट हाइट के लिए, ये एक अच्छी सिग्निफिकेंट हाइट के लिए फॉर्मूला है। मैं एक बार समझा भी देता हूं इस फॉर्मूले को कि क्या क्या फॉर्मूला है ये जी हाइट है, यानी जी की वैल्यू किसी हाइट पर इक्वल होती है सरफेस वाली जी के। सरफेस वाली जी कितनी होती है? 9.8, आप जानते हो। तो सरफेस वाली जी जो है वो 9.8 है। आर हो गई अर्थ की रेडियस, ये भी आर है अर्थ की रेडियस, और ये जो एच है वो हाइट है। जो सिग्निफिकेंट हाइट आपने लेनी है वो यहां पर रखनी है, इस जगह पर, ठीक है। बात समझ में आ गई। और यहां देखो, यहां देखो, ये जो नियर हाइट है वो अपने ऊपर यहां रखनी है। आर जो है वो रेडियस ऑफ द अर्थ है, ये जो जी है ये वही सरफेस वाली है, ये जी जो है ये सरफेस वाली जिसको 9.8 बोलते हो आप, ठीक है ना। और ये जी एच है। तो कितनी हाइट पर आपने देखना है वो इस हिसाब से आप देख सकते हो, यहां भी देख सकते हो। और आप देख रहे हो यहां पर कि एच जो है वो स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो रहा है। यहां मैंने आपको कहा भी था, ये बात मैंने आपसे बात कही भी थी कि यहां पर जो जी है वो इसकी इनवर्स स्क्वायर पर डिपेंड करता है। यहां भी देख सकते हो आप, इनवर्स स्क्वायर पे क्या कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है ना। यहां इनवर्स स्क्वायर पे हाइट जो है वो डिपेंड कर रही है। हाइट के बढ़ाने से डिनोमिनेटर बढ़ेगा, डिनोमिनेटर के बढ़ने से ये हाइट घट जाएगी, डिनोमिनेटर के बढ़ने से ये हाइट घट जाएगी। जी ड्यू टू डेप्थ देख लो अब। जी ड्यू टू डेप्थ के अंदर क्या भैया, जी ड्यू टू डेप्थ जो है जी डी है ना, वो डी के प्रोपोर्शनल हो रहा है। और 1 माइनस डी, 1 माइनस डी का मतलब होता है कि जैसे जैसे डी जो है वो बढ़ेगा, यानी आप डेप्थ की तरफ जाओगे, आप जैसे जैसे डेप्थ की तरफ जाओगे, लीनियरली जी जो है वो घटना शुरू हो जाएगा, लीनियरली जी जो है वो घटना स्टार्ट हो जाएगा। तो जीडी जो है वो सरफेस वाले जी के यानी 9.8 के, ठीक है ना, 1 माइनस डी वायर डेप्थ बटा रेडियस, जो अर्थ की रेडियस है उसके हिसाब से। इसको भी मैं डब्बा बंद कर देता हूं जरा, ठीक है, ताकि ये फॉर्मूले आप अपने माइंड में रखो, ठीक है।
कभी भी डायरेक्ट फॉर्मूले पर क्वेश्चन नहीं आया हुआ, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन कुछ बच्चे यहां पर सीडीएस वाले भी हैं, कुछ बच्चे एयरफोर्स वाले भी हैं, है ना, तो उनके लिए यह फिर भी इंपॉर्टेंट है ना। एनडीए में सीधे सीधे क्वेश्चन उठ करके इस पर से नहीं आए हुए, ठीक है। अब बारी आती है मास की और वेट की। ये मास क्या होता है, ये वेट क्या होता है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं मास और वेट क्या होता है, इसलिए इस पर टाइम ज्यादा वेस्ट करेंगे नहीं। मास होता है कितना कंटेंट प्रेजेंट है बॉडी के अंदर, सेकंड लेक्चर के अंदर मैंने आपसे बात करी थी। मास होता है कितना कंटेंट प्रेजेंट है बॉडी के अंदर, और वेट होता है कि भैया कितनी फोर्स वो कंटेंट लगा रहा है धरती पर, या धरती उस पर कितनी फोर्स लगा रही है उसको खींचने के लिए, ठीक है ना, धरती उस पर कितनी फोर्स लगा रही है उसको खींचने के लिए, ठीक है। तो मास और वेट जो है उसके अंदर बेसिक डिफरेंस यही है, ठीक है ना, कि वेट के अंदर मास भी आएगा, वेट के अंदर मास भी आएगा, ये बात ध्यान रखना आप, ठीक है ना। फॉर्मूला जो है वो कुछ इस तरह का है, वेट इज इक्वल टू एम इंटू जी, है ना। एम इंटू जी कैसे आया बेटा जी, एम इंटू जी कैसे आया, एम स्टैंड्स फॉर मास, है ना, और जी स्टैंड्स फॉर एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन और मास को जब भी इंटू करेंगे तो ये क्या मिलेगी अपने को, फोर्स मिलेगी। तो वेट यहां पर क्या है, वेट है, यहां पर फोर्स है, वेट यहां पर क्या है, वो एक फोर्स है, ध्यान रखना भाई, वेट एक फोर्स है, जिस फोर्स से धरती या जो भी ऑब्जेक्ट लगा रहा है, ये एक्सेलरेशन किस पर लगा रहा है, किसी मास पर लगा रहा है, उसका मल्टीप्लीकेशन, तो फोर्स, वो फोर्स बन जाएगी। बात समझ आई ना। तो वेट असल में वजन है, वेट वजन है, और वजन किस वजह से होता है, वजन ग्रेविटी की वजह से ही होता है। ग्रेविटी नहीं होगी तो वजन भी नहीं होगा, वेटलेसनेस की कंडीशन होगी अगर ग्रेविटी नहीं हुई तो, है ना। जी यहां पर जीरो हुआ तो वेट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वेट जीरो होने का मतलब क्या है, वेटलेसनेस की कंडीशन होना, ठीक है ना, वेटलेसनेस की कंडीशन होना। ओके, अच्छा और क्या क्या बातें करें। हाँ, ये आप जानते हो SI यूनिट केजी होती है। मास जो है वो चेंज नहीं करता प्लेस टू प्लेस, है ना, डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और कांस्टेंट रहता है। वेट जो है वो फोर्स है जो कि चेंज होती रहती है ना, वो कांस्टेंट नहीं होती, इज नॉट कांस्टेंट, इट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जहां जहां जी बदलेगा वहां वहां वेट बदलेगा। पोल पर वेट अलग आएगा, पोल पर वेट अलग आएगा, इक्वेटर पर वेट अलग आएगा, है ना, अलग अलग लैटिट्यूड पर वेट अलग अलग आता है, हाइट्स पर वेट अलग अलग आएगा, डेप्थ पे चले जाओगे वेट अलग हो जाएगा, किसी और ग्रह पर चले जाओगे वेट अलग हो जाएगा, स्पेसशिप में चले जाओगे वेट तो लिफ्ट में भी ऊपर नीचे, अभी लिफ्ट की बात भी करेंगे, लिफ्ट ऊपर जा रही होगी नीचे जा रही होगी तब भी वेट वेरी कर जाएगा। वेट तो ऐसी चीज है, ठीक है ना। बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अब एक चीज आती है एस्केप वेलोसिटी बेटा, ठीक है। एस्केप वेलोसिटी के बारे में सर सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, सीधा क्वेश्चन कि भाई एस्केप वेलोसिटी जो है वो कितनी है अर्थ की। एस्केप वेलोसिटी पहले तो होता क्या है समझ लेते हैं। एस्केप वेलोसिटी होती है कितनी मिनिमम वेलोसिटी आपको चाहिए, कितनी मिनिमम वेलोसिटी आपको चाहिए अर्थ के सरफेस को छोड़ करके स्पेस में निकल जा करके इन्फिनिटी पहुंच जाने तक के लिए, इन्फिनिटी पहुंच जाने तक के लिए कितनी आपको वेलोसिटी नीडेड है यहां से निकलने के लिए, धरती के चंगुल से बाहर निकलने के लिए, धरती के इस ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ करके स्पेस में निकल जाने के लिए, कहां तक, इन्फिनिटी तक निकल जाने के लिए, कि आपकी नेट एनर्जी क्या हो जाए, जीरो हो जाए, ऐसा चाहते हैं, ठीक है ना। तो फिर कितनी आपको वेलोसिटी चाहिए होगी, तो वो होती है इस फॉर्मूले से ड्राइव और इस फॉर्मूले से कैलकुलेट। डेरिवेशन नहीं करवा रहा, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी दोनों को बराबर करना होता है, फिर कट कर देते हैं आमने सामने, इजी डेरिवेशन है इसकी, डेरिवेशन की लेकिन आपको नीड नहीं है इसलिए मैं करवा नहीं रहा। तो वेलोसिटी एस्केप वाली क्या होती है, √2gr, √2gr, √2 का मतलब, √2 का मतलब समझते हो 1.414 होता है ना। g यानी 9.8, उसका भी आपने रूट लेना है, और ये क्या है, ये है r बोले तो रेडियस, प्लेनेट की रेडियस पर टोटली ये बात डिपेंड करेगी कि कितनी उसकी एस्केप वेलोसिटी होगी। जितना बड़ा प्लेनेट होगा, ठीक है, जितनी बड़ी उसकी रेडियस होगी उस पर डिपेंड करेगा कि उसको छोड़ के जाना कितना मुश्किल या कितना आसान है, ठीक है। तो यहां पर हम 2 इंटू जी की वैल्यू कितनी है 9.8, अर्थ की बात करें तो रेडियस कितनी है 6400 किलोमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं, फिर ये रूट निकालते हैं उसका, तो आंसर जो निकल के आता है वो निकल के आता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। आप समझ रहे हो कितना ज्यादा है ये, आप समझ रहे हो कितना ज्यादा, एक सेकंड में 11.2 किलोमीटर, एक सेकंड में 11 किलोमीटर की स्पीड से अगर आप ऊपर की तरफ उड़ गए, एकदम सीधा उड़ गए आप, तो आप धरती को छोड़ करके निकल जाओगे स्पेस में, आप इन्फिनिटी तक जाने की कैपेबिलिटी रखोगे। अगर आप 11.2 की स्पीड से अगर आप निकल गए, किलोमीटर पर सेकंड है, ध्यान देना बेटा, ये मीटर पर सेकंड नहीं है, ये किलोमीटर पर सेकंड है। एक सेकंड में 11.2 किलोमीटर, बहुत तेज है, बहुत तेज है। इस स्पीड से अगर रॉकेट ऊपर चला जाए तो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से वो बाहर निकल जाएगा। एक बार पढ़ लेते हैं इसको, एस्केप वेलोसिटी इज दैट मिनिमम वेलोसिटी, वो सबसे कम से कम वेलोसिटी जो कि एक बॉडी को दी जाए, है ना, तो वो ग्रेविटेशनल फील्ड से क्या हो जाए, बाहर निकल जाए और कभी वापस ना आए, नेवर रिटर्न टू द अर्थ, क्योंकि इन्फिनिटी चला जाएगा तो वापस कैसे आएगा। ठीक है ना। तो द एस्केप वेलोसिटी एट मून सरफेस इज 2.4 की, देखो कितनी कम है मून से वापस आने की, मून से
उड़ जाने की, है ना, मून की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकलने की कम है, फिर भी कम है एज कंपेयर टू अर्थ, फिर भी कम है, 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड है ना। और द वैल्यू ऑफ जी ऑन द मून इज 1/6, आप जानते हो, है ना, 1/6 होती है। तो ये एस्केप वेलोसिटी का क्वेश्चन था भैया। एस्केप वेलोसिटी पर क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जा सकता है, कितनी होती है, मून पर कितनी होगी, अर्थ पर कितनी होगी, बता दिया भाई। कैसे निकलेगी, कभी भी निकालनी हो आपने, ये काम करना है, √2gr। सबको एसआई के अंदर रखना भाई, क्योंकि रेडियस मोस्टली किलोमीटर में दे रखी होती है प्लैनेट्स की, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, तो वो ध्यान आपने खुद रखना है, ठीक है। समझ गए बात को, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आता है भैया लिफ्ट के अंदर। लिफ्ट के अंदर जो होगा वो वेटलेसनेस कैसे फील होती है, क्या क्या कंडीशंस रहती है। तो भैया 4 कंडीशन के अंदर पढ़ा जाता है इसको, है ना। मैं एक एक करके सारी कंडीशन को डिस्कस कर रहा हूं। इफ लिफ्ट इज स्टेशनरी और मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, द एपरेंट वेट ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू इट्स ट्रू वेट। इसका मतलब क्या, मैं आपको बताता हूं। देखो, मान लो अगर कोई लिफ्ट है, ठीक है, अगर कोई लिफ्ट है, उसमें कोई इंसान खड़ा है, उसमें कोई इंसान खड़ा है, ठीक है, और नीचे जो है, नीचे उसने एक वेइंग स्केल रखा हुआ है, ठीक है, नीचे उसने क्या रखा हुआ है, वेइंग स्केल रखा हुआ है। तो जब वो वेइंग स्केल के ऊपर पैर रखता है ना, तो बदले में वेइंग स्केल उसको नॉर्मल प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, कांटेक्ट फोर्स प्रोवाइड करता है। तो असल में वो मशीन यही नाप रही होती है, जो वो मशीन है ना, वो यही नाप रही होती है कि मुझे कांटेक्ट कितना प्रोवाइड करना पड़ रहा है यूजर को, जो मुझ पे आके खड़ा हुआ है, जो कस्टमर मुझ पे आके खड़ा हुआ है, उसको कितना नॉर्मल प्रोवाइड करना पड़ रहा है मेरे को, बस वो उतना ही कैलकुलेट करके दिखा देती है, पर्ची बाहर सरका देगी, भाई इतना तेरा किलो वजन है। समझ रहे हो ना, वो वेट, जो जितना वेट आदमी लगा रहा होता है ना, असल में उसके बराबर वो कितना नॉर्मल दे पा रही है, कितना बराबर वो नॉर्मल दे पा रही है, दैट्स द रीडिंग ऑफ दैट मशीन, दैट्स द रीडिंग ऑफ दैट वेइंग मशीन। जो वेइंग मशीन की रीडिंग है वो वही होती है, नॉर्मल ही होती है वो। समझ गए बात को। तो अब वो कह रहा है या तो लिफ्ट रुक गई है, देखो पहला केस क्या है, इफ द लिफ्ट इज स्टेशनरी और मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है ना, वो क्या कर रही है, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। तो इक्वेशन कैसी बनेगी, इक्वेशन कुछ ऐसी बनेगी भाई, देखो जरा, इक्वेशन कुछ ऐसी बनेगी कि नीचे लगा रहा होगा अपना वेट, नीचे अपना वेट लगा रहा होगा, है ना, और ऊपर की तरफ इस पे क्या लग रहा होगा, नॉर्मल लग रहा होगा, है ना, ऊपर क्या लग रहा होगा, नॉर्मल लग रहा होगा। अभी ये जा कहीं रही नहीं है, ये जा कहीं रही नहीं है, जा कहीं नहीं रही है, और इसकी वेलोसिटी भी या तो यूनिफॉर्म है या ये कहीं नहीं जा रही, तो इसकी एक्सेलरेशन क्या है बेटा, 0 है। और एक्सेलरेशन 0 होती है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि ये बैलेंस्ड कंडीशन है, हां कि ना। अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो बैलेंस कंडीशन है। बैलेंस कंडीशन का मतलब क्या, जितना नॉर्मल ऊपर उतना वेट नीचे, यस और नो, यही तो होती है बैलेंस कंडीशन, जितना नॉर्मल ऊपर उतना वेट नीचे। इसीलिए मैं ये कहूंगा कि नॉर्मल जो है वो खुद ही वेट के बराबर है। बच्चों ध्यान देना, वेट जो है वो तो इस बंदे के मास इंटू ग्रेविटी की वजह से आया, बात को समझना। वेट जो आया, जो वेट है ना यहां पर, जो वेट है ना, ये तो एक्चुअल बात है, ये तो एक्चुअल मास इंटू ग्रेविटी है उसका। लेकिन नॉर्मल क्या है, नॉर्मल वो है जो इसको फील होगा, नॉर्मल वो है जो मशीन लगाएगी, नॉर्मल वो है जिसकी पर्ची बाहर निकल के आएगी, जिसकी रीडिंग उसको दिखेगी कि भाई यहां मैं 80 किलो का हूं, या मैं 90 किलो का हूं, या मैं 110 किलो का हूं, या मैं ओवरवेट हूं, या मैं अंडरवेट हूं, कुछ भी है। तो नॉर्मल क्या है, नॉर्मल असल में एपरेंट वेट है, जो उसको लग रहा है, जो उसको दिख रहा है, जो अपीयर हो रहा है, जो अपीयर हो रहा है, ठीक है ना, जो अपीयर हो रहा है। तो अपेरेंट वेट यहां पर क्या हो रहा है, एक्चुअल वेट के बराबर हो रहा है, हां कि ना। एपरेंट वेट एक्चुअल वेट दोनों क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं। तो ये तो लिखा हुआ यहां पर कि एपरेंट के जो एपरेंट वेट है ना, वो इक्वल है ट्रू वेट के। जो एपरेंट वेट है वो इक्वल है ट्रू वेट के, जो एपरेंट वेट है वो इक्वल है ट्रू वेट के। कब है ऐसा, कब है ऐसा, जब ये एक्सेलरेट भी नहीं कर रहा है ना, यानी ये रुक भी सकता है, या फिर ये यूनिफॉर्म मोशन से ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, तब सेम वेट अपीयर होगा, तब सेम वेट फील होगा। केस नंबर 2, केस नंबर 2 में क्या है, अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है किसी एक्सेलरेशन से, ध्यान से सुनना, अगर लिफ्ट ऊपर जाए किसी एक्सेलरेशन से तब क्या होगा, आओ देखें भाई तब क्या होगा, ठीक है ना। जब ये क्या करे, ऊपर जाए किसी एक्सेलरेशन से, तो उसको ऊपर भेजते हैं, इसको ऊपर भेजते हैं, जा भाई ऊपर जा, किसी एक्सेलरेशन से ऊपर जा। अब ये किसी एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगी अगर, है ना, तो कौन सी फोर्स बड़ी हो जाएगी भाई, नॉर्मल वाली फोर्स बड़ी हो जाएगी और वेट हो जाएगा कम, है कि नहीं। यानी मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूं कि नॉर्मल हो रही है बड़ी, वेट हो रहा है कम, तो नॉर्मल में से वेट माइनस हुआ इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ऐसे लिख सकता हूं ना, है ना। और जो वेट है mg है, n माइनस mg इज इक्वल टू ma, ऐसा ही है ना। तो ये mg उठ के कहां जाएगा, राइट साइड जाएगा, ये mg उठ के कहां जाएगा, राइट साइड जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा बेटा। तो नॉर्मल जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, mg प्लस ma,
mg प्लस ma। क्या मतलब इस बात का, क्या मतलब इस बात का कि अब जो वेट फील होगा, ध्यान से सुनना, अब जो वेट फील होगा वो एक्चुअल वेट से कुछ ज्यादा फील होगा। एक्चुअल वेट क्या था, mg था ना, एक्चुअल वेट w क्या था, mg था, उससे थोड़ा सा ज्यादा फील होगा। देखो ऐड हो रहा है कुछ, है ना, वेट में कुछ ऐड हो रहा है, वेट में कुछ ऐड हो रहा है का मतलब क्या है, वेट में कुछ ऐड होने का मतलब है कि जो अब एपरेंट वेट आएगा वो एक्चुअल वेट से थोड़ा सा ज्यादा आएगा। यही बात यहां पे लिखी हुई है, देखो चेक कर लो आप, यही बात यहां पे लिखी हुई है, चेक कर लो आप। द एपरेंट वेट ऑफ अ बॉडी, जो एपरेंट वेट है बॉडी का, है ना, इज मोर देन द ट्रू वेट। एक्चुअल वेट से क्या है, ज्यादा है, ट्रू वेट से क्या है, ज्यादा है एपरेंट वेट। ठीक है, अब तीसरी बात करते हैं, अगर लिफ्ट नीचे जा रही होगी तो क्या होगा, आओ नीचे भेजे जरा लिफ्ट को, आओ इस लिफ्ट को नीचे भेजते हैं। तो भैया जब ये लिफ्ट नीचे जा रही होगी यानी एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स होगी तो वेट बढ़ रहा होगा, है ना, वेट की तरफ फोर्स जो है, नीचे की तरफ जो है फोर्स ज्यादा लग रही होगी। नीचे की तरफ फोर्स कौन सी लग रही है, वेट लग रही है, ऊपर नॉर्मल है ना, ऊपर नॉर्मल है, यानी वेट माइनस हो रहा होगा किसमें से, नॉर्मल में से। कुछ ऐसा हो रहा होगा यहां पे, है कि नहीं, नीचे की तरफ जो फोर्स है वो वेट है, तो वेट की तरफ ही खिंचा चला आ रहा है ना, और कुछ मास इंटू एक्सेलरेशन ये जनरेट करवा रहा है, कुछ मास इंटू एक्सेलरेशन ये जनरेट करवा रहा है। सही बात है ना। इस वेट की जगह पर मैं ma लिख सकता हूं, mg लिख सकता हूं, हाँ कि ना, मास इंटू ग्रेविटी। जो वेट है वो किस वजह से आएगा, मास मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी की वजह से आएगा, तो mg जो है वो यहां पर रहेगी माइनस नॉर्मल और इज इक्वल टू ma। तो फील कितना होगा, नॉर्मल को उधर भेजो, ma को इधर भेजो, नॉर्मल को उधर भेजो, ma को इधर भेजो, ये हो जाएगा mg माइनस ma, mg माइनस ma, mg माइनस ma। इसका क्या मतलब हुआ बेटा, इसका मतलब अब क्या फील होगा, अब ये फील होगा भाई ये जो नॉर्मल है ना, यानी जो मेरा अपीयर होने वाला वेट है ना, ये जो मुझे मेरा लगने वाला वेट है ना, वो मेरे एक्चुअल वेट से कुछ कम हो रहा है। आपको ये चीज फील भी होगी जब लिफ्ट एकदम से नीचे आती है ना, तो ऐसा सा होता है पेट के अंदर कि भाई ये क्या हो गया, कहीं हमारे नीचे से पैरों के नीचे से जमीन तो नहीं खिसक गई सारी, ऐसा लगता है ना। वो इसलिए लगता है क्योंकि जो लिफ्ट है वो एकदम से नीचे आती है, शुरू में ऐसा लगता है कि झटके से एकदम से नीचे आ रही है, तो झटका लगता था, ऐसा लगता है पांव के नीचे से जमीन क्या हो गई, खिसक गई है हमारी, थोड़ा डर सा लगता है अंदर से, हमारा वेट हमको कम लगता है। यही तो हो रहा है, हमारा वेट हमको कुछ माइनस होकर के लगता है, तो ये अपरेंट वेट जो है वो हमारे एक्चुअल वेट से कुछ कम होता है उस टाइम पर। ठीक है, तो ये हो गई तीसरी बात। ओके, और चौथी बात ये कि मान लो ऊपर से रस्सी टूट गई, जिस रस्सी से बंधी हुई थी वो रस्सी ही टूट गई, ऊपर से रस्सी टूट गई, तो अब क्या होगा, अब ये फ्री फॉल करेगी लिफ्ट। अब ये लिफ्ट क्या करेगी, फ्री फॉल करेगी, यानी जो इसकी एक्सेलरेशन है वो खुद g के बराबर हो रही होगी, लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही हो रही होगी। सही बात है कि नहीं, सही बात है कि नहीं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही हो रही होगी, लेकिन एक्सेलरेशन जो किसके बराबर हो रही होगी, g के बराबर हो रही होगी। यानी अब अगर मैं क्वेश्चन बनाऊंगा, तो नीचे वाली फोर्स कौन सी है, वेट है, ऊपर वाली फोर्स कौन सी है, नॉर्मल है, तो नेट फोर्स क्या आ जाएगी, वेट माइनस नॉर्मल, क्योंकि नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रही है ये, और इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, ma लिखूं क्या, mg ही तो लिखूंगा, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या हो गई है, खुद g के बराबर हो गई है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब ये जो वेट है ये तो पहले से mg था, वेट तो था ही mg हमारा, है ना, mg माइनस n इज इक्वल टू mg, है ना। अब ये नॉर्मल यहां जाएगा, ये mg आएगा तो नॉर्मल हो जाएगा mg माइनस mg, और mg माइनस mg क्या होता है, mg माइनस mg होता है 0, यानी हमको हमारा कोई भी वेट फील नहीं होगा। ये तब होता है बेटा, नॉर्मल 0 होने का मतलब होता है कांटेक्ट छूट जाना, कांटेक्ट छूट जाना। हमें ऐसा लगेगा जब लिफ्ट भी नीचे आ रही होगी, क्योंकि रस्सी कट चुकी है, लिफ्ट भी नीचे आ रही होगी, हम भी नीचे आ रहे होंगे साथ साथ, तो हमारे पांव जो है ना वो उठने को लगेंगे, हमारे जो पैर है ना वो लिफ्ट की सरफेस से उठने लगेंगे, कांटेक्ट 0 हो जाएगा। n 0 होने का मतलब होता है कांटेक्ट 0 होना, n 0 होने का मतलब होता है कांटेक्ट 0 होना, यानी हमारे जो पैर हैं अब वो उठने लगेंगे लिफ्ट में से, लिफ्ट के सरफेस से उठने लगेंगे, तो हमको ऐसा लगेगा भाई कोई वेट ही नहीं है, कोई वेट ही नहीं है हमारा, तो वेटलेसनेस की कंडीशन फील होती है यहां पर। एक बार चौथे पॉइंट को पढ़ लेते हैं। इफ द रॉड ऑफ द लिफ्ट इज ब्रोकन, ऊपर की जो रॉड है वो टूट गई है, इट फॉल्स फ्रीली। इन दिस सिचुएशन द वेट ऑफ अ बॉडी इन द लिफ्ट बिकम 0, वेट जो है वो क्या फील हो जाएगा, 0 फील हो जाएगा। दिस इज द सिचुएशन ऑफ वेटलेसनेस, इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं भाई, वेटलेसनेस बोलते हैं। यानी अब कुछ भी वजन फील अपने को नहीं होगा, अब कुछ भी वजन अपने को फील नहीं होगा। वेटलेसनेस की कंडीशन का मतलब ये होता है कि नॉर्मल जो है कुछ नहीं लग रहा है ना, तो मशीन अब कुछ भी नापना बंद कर लेगी, मशीन के ऊपर से हमारे पैर उठने लग जाएंगे, मशीन के ऊपर से हमारे पैर, क्योंकि दोनों एक साथ जा रहे हैं, एक साथ फ्री फॉल कर रहे हैं, तो हमारा जो पैर है वो उखड़ जाएंगे, वहां से पैरों के नीचे जमीन उखड़ जाएगी, मतलब होता है ना इसका, पैरों के नीचे जमीन खिसक गई है, वो खिसक ही जाएगी वाकई में, है ना, और फिर दोनों धड़ाम से नीचे गिरेंगे, है ना, वो बात की बात है। तो ये था एपरेंट वेट एक्चुअल वेट का सीन। इस पर क्वेश्चन बन जाते हैं भाई एनडीए के अंदर, इसलिए मैं इस टॉपिक को डिटेल में आपको समझा रहा हूं, है ना, ताकि आप कभी भूल ना जाओ। ओके,
बढ़ते हैं आगे। बात आती है बेटा केपलर्स लॉ की, ठीक है। केपलर लॉ तीन तरह के हैं हमारे पास, तीन तरह के केपलर लॉ हैं। पहला है लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, पहला है लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, ठीक है। इसमें कोई मैथमेटिकल बैकग्राउंड नहीं है आपके लिए, ठीक है ना, कोई मैथमेटिकल बैकग्राउंड नहीं है। नंबर दो है लॉ ऑफ एरियाज, इसमें थोड़ा सा मैथमेटिकल बैकग्राउंड है, और तीसरे वाले पर मैथमेटिकली क्वेश्चन बनते भी हैं, ठीक है ना, तीसरे वाले पर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बनते भी हैं। तीसरा वाला है लॉ ऑफ टाइम पीरियड्स, लॉ ऑफ टाइम पीरियड, या फिर इसको लॉ ऑफ पीरियड्स भी कहते हैं, लॉ ऑफ टाइम पीरियड भी कहते हैं, दोनों कहते हैं इसको, ठीक है। क्या कहते हैं तीनों लॉज, सुनते हैं और समझते हैं ध्यान से। देखो भाई, ऐसा है कि कहा गया है केपलर के द्वारा, कहा गया है केपलर भाई साहब के द्वारा, केपलर भाई साहब का नाम था एक, उनके द्वारा यह कहा गया है कि जो ऑर्बिट होता ना, ऑर्बिट वो सर्कुलर नहीं है, वो इलिप्टिकल है। कैसा ऑर्बिट है? इलिप्टिकल ऑर्बिट है। एलिप्स समझते हो ना, एक शेप होती है ना, इतना आपने पढ़ा कॉनिक सेक्शन के अंदर, है ना, 12th के अंदर आपने चीज पढ़ी है मैथ्स में, कि एक शेप होती है एलिप्स, है ना। जब किसी कोन को ऐसे काटा जाता है ना, इस तरीके से काटा जाएगा, है ना, ऐसे इस तरीके से काटा जाएगा, है ना, तब क्या बनता है? एलिप्स बनता है ना। और एलिप्स के अंदर एक नहीं दो सेंटर होते हैं, उनको कहते हैं फोकाए, है ना। दो फोकस होते हैं, दो फोकस, उनको बोलते हैं फोकाए। तो एक फोकाए होता है यहां, है ना, सेमी मेजर एक्सिस, सेमी, वो आपको याद होगा, है ना। दो फोकस होते हैं, किसी भी एलिप्स के दो फोकस होते हैं, सही बात है ना। अच्छा, तो केपलर भाई साहब ने यह कहा कि लॉ ऑफ ऑर्बिट्स ये कहता है, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स ये कहता है, मैं काम की बात पर आता हूं सीधा। लॉ ऑफ ऑर्बिट्स ये कहता है कि भाई जो सन है ना, वो किसी एक फोकाई पर है, सन जो है वो किसी एक फोकाई पर है, ये सन है, ठीक है, ये सन है, किसी एक फोकाई पर है ये, ठीक है जी, ये सन है, किसी एक फोकाई पर है ये, ओके। और जो प्लैनेट है वो ऑर्बिट के चक्कर काट रहा है, वो इलिप्टिकल पाथ पर चक्कर काट रहा है उस सन के, ऐसा होता है। तो जो आपका प्लैनेट है वो कहां है? जो आपका प्लैनेट है वो यहां है, इधर कहीं होगा, इधर कहीं होगा, है ना। ये प्लैनेट होगा आपका पी, ये चक्कर काट रहा है सन के, ये चक्कर काट रहा है सन के, ऐसे चक्कर काट रहा है ये, ऐसे ऐसे, ठीक है, इसको छोड़ दो, ऐसे चक्कर काट रहा है। बात समझ गए? बात समझ गए ना, एलिप्टिकल चक्कर काट रहा है। ये कहा किसने? ये कहा लॉ ऑफ ऑर्बिट्स ने। अब इसमें से आपको खास बात क्या उठानी है? खास बात आपने उठानी है कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो जीरो रहता है, आर क्रॉस पी जो है वो क्या रहेगा? जीरो रहेगा। आर क्रॉस पी यही होता है एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, वो क्या रहेगा? हमेशा जीरो रहेगा, ठीक है। आर क्रॉस पी विल बी ऑलवेज जीरो, ठीक है। आर क्रॉस पी जो है वो हमेशा क्या रहेगा? जीरो रहेगा। ओके जी, ये बात आपने यहां से उठानी है। एंगुलर मोमेंटम जो होगा हमेशा जीरो होगा। एंगुलर मोमेंटम जीरो होने का मतलब ये समझ में आता है अपने को कि कैसी फिगर है? ये 2D फिगर है, ये 2D फिगर है। और 2D फिगर का मतलब ये कैसी फिगर है? एलिप्स है, एलिप्स है, ठीक है ना। ये सारी अप्रोक्सीमेशंस बनाई गई है, हायर मैथमेटिक्स की बातें, सारी बातें मुझे भी नहीं पता जो मैं आपको बता पाऊं, है ना। 11th 12th में भी नहीं बताते, सिर्फ इतना बताते हैं कि एंगुलर मोमेंटम जो वो क्या होता है? जीरो होता है। तो आपने जो बात उठानी है यहां से वो यही उठानी है कि लॉ ऑफ ऑर्बिट्स के अंदर हम लोग ये देखते हैं कि भैया सन जो है वो एक फोकाई पर है, सन जो है वो एक फोकस पर है, प्लैनेट जो है वो उस एलिप्स के चक्कर काट रहा है, और एंगुलर मोमेंटम जीरो होता है। इसका मतलब वो एक 2D फिगर है, एक प्लेनर फिगर है। और अगर वो एक प्लेनर फिगर है तो यानी वो क्या है? एलिप्स है। ऐसा अप्रोक्सीमेशन माना था केपलर ने, ठीक है, कुछ डेटा के बेसिस पर ऐसा माना था। तो ये था पहला लॉ, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। दूसरा लॉ है लॉ ऑफ एरियाज। ये अच्छा लॉ है, मस्त लॉ है ये क्या कहता है? ये कहता है कि भाई मान लो आपका प्लैनेट यहां पर है, आपका प्लैनेट अभी यहां पर है, कुछ डेल्टा टी टाइम में, ध्यान से सुनना, कुछ टाइम बीतने के बाद, माने 1 महीना बीतने के बाद, 15 दिन बीतने के बाद, आपका प्लैनेट उठ करके यहां आ गया है। आपका प्लैनेट चले जा रहा है, ऐसे घूमे जा रहा है ना, यहां से उठ के यहां आ गया है, ठीक है। तो आप क्या करो, आप ये वाला एरिया, ठीक है ना, ये वाला एरिया कैलकुलेट कर लो। किसके साथ? सन के साथ। सन के साथ ये वाला एरिया क्या कर लो आप? कैलकुलेट कर लो। कर लिया। ये कुछ एरिया होगा, आप कैलकुलेट कर लो इस एरिया को, ठीक है। इस एरिया को आप क्या कर लो? कैलकुलेट कर लो। बोला ठीक है, हमने कर लिया कैलकुलेट, हमने इसको कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कह रहा है कहीं और से भी कर लो। अब मान लो प्लैनेट आपका यहां पहुंच गया है, प्लैनेट यहां पहुंच गया है, उसी डेल्टा टी टाइम यानी 15 दिन का टाइम अब फिर ले लो। 15 दिन के टाइम में हो सकता है प्लैनेट उठ करके यहां से यहां आ गया हो, 15 दिन में हो सकता है, डेल्टा टी टाइम में हो सकता है प्लैनेट उठ करके यहां से कहां आ गया हो? यहां आ गया हो। इसका भी एरिया कहां से निकाल लो? सन से निकाल लो। इसका भी एरिया आप कहां से निकाल लो? सन से निकाल लो। ये निकाल रहे हैं ये एरिया जो प्लैनेट ने स्वीप किया, ये एरिया जो सन से लेकर के प्लैनेट ने क्या किया? स्वीप किया। सन के साथ, सन के संग वाला एरिया जो प्लैनेट ने क्या किया? स्वीप किया, ठीक है ना,
ठीक है ना, किसी डेल्टा टी टाइम में, और कोई डेल्टा टी टाइम ले लो, अब यहां से ले लो, यहां से ले लो, यहां से डेल्टा टी टाइम लेकर के यहां तक के डेल्टा टी टाइम आप ले लो, यहां से यहां तक का, इसका ये भी एरिया ले लो, ये भी एरिया ले लो आप, ठीक है ना, इसको शेड कर रहा हूं मैं, ठीक, ये डेल्टा टी टाइम है, ये भी डेल्टा टाइम है। तो कह रहा कि कोई भी डेल्टा टी टाइम के अंदर अगर आप कोई भी एक मिनिमम टाइम पीरियड, कोई जो आपका मन करे वो आप टाइम पीरियड ले लो, ठीक है ना, उसमें आप एरिया सन से लेकर के उन दोनों पोजीशंस तक का, ये वही एक प्लैनेट है, यहां पहुंचा होगा P डैश पर, फिर ये P1 पर, फिर ये P1 डैश पर, फिर ये P2 पर, फिर ये P2 डैश पर। इस तरीके से कुछ कुछ एरिया इसने क्या किया, कवर किया, कुछ कुछ एरिया इसने स्वीप किया, बोला ये एरिया हमेशा इक्वल होंगे, ये एरिया हमेशा इक्वल होंगे, ये एरिया हमेशा इक्वल होंगे, माने ये वाला एरिया पी पी डैश, और इसको एस ले लेते हैं, पी पी डैश एस, ठीक है, पी पी डैश एस इज इक्वल टू P1 डैश एस इज इक्वल टू P2 डैश एस। ये एरिया हमेशा बराबर होंगे, ये एरिया हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे, ऐसा बोला किसने, केपलर ने। ये था लॉ ऑफ एरियाज, ये था लॉ ऑफ एरियाज। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ भैया आपने जो चीज यहां से उठानी है, जो चीज आपने यहां से उठा के ले जानी है वो है, जो चीज आपने यहां से सीखनी है वो है कि एरियल वेलोसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट, एरियल वेलोसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है ना। यानी जैसे हम लिखते हैं ना, जैसे हम वेलोसिटी को क्या लिखते हैं, वेलोसिटी को हम लिखते हैं dx बाई dt, तो ये वाली जो वेलोसिटी होती है लीनियर वेलोसिटी, इसे क्या बोलते हैं, लीनियर, ये लाइन पर चलने की वेलोसिटी। ये कौन सी वेलोसिटी, ये एरिया को स्वीप करने की वेलोसिटी है। तो एरिया का जो स्वीप होगा, एरिया का जो पोचा लगेगा वो इक्वल लगेगा, ठीक है ना, एरिया का जो पोचा लगेगा वो क्या लगेगा, यानी da बाई dt लेंगे ना यहां पे। अच्छा, लॉ ऑफ टाइम पीरियड में ना लिखूं इस बात को, यहां लिखता हूं, है ना, da बाई dt, एरिया का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, एरिया का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये वाली बातें किसने बोली, लॉ ऑफ एरियाज ने बोली। ये वाली बातें किसने बोली, लॉ ऑफ एरियाज ने बोली कि भाई ये जो एरिया रहेंगे हमेशा सेम स्वीप होंगे, सेम इंटरवल ऑफ टाइम में, सेम इंटरवल ऑफ टाइम में सेम स्वीप होंगे ये वाले एरियाज, ठीक है, ऐसा ऐसा करके बोला। ये केपलर का लॉ था। तीसरा लॉ आता है लॉ ऑफ टाइम पीरियड्स। ये क्या कहता है, लॉ ऑफ टाइम पीरियड्स ये कहता है कि भैया आप जितना दूर हो सन से उतना ज्यादा टाइम लोगे उसके आसपास घूमने का, उतना ज्यादा टाइम लोगे उसके पास घूमने का। ये मैंने आपको थोड़ा जनरल भाषा में बताया, ये मैंने आपको थोड़ा सा जनरल भाषा में बताया। एक्चुअल क्या है वो मैं भी लिख देता हूं, अभी मैं फॉर्मूले के साथ लिख दूंगा उस चीज को, है ना। वो प्रोपोर्शनैलिटी आपने ध्यान रखनी है, ठीक है, वो प्रोपोर्शनैलिटी आपने क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। माने आप जितना दूर हो, टाइम पीरियड का लॉ है, जितना दूर हो आप सन से उतना लंबा चक्कर आपको मारना पड़ेगा, जितना लंबा चक्कर आपको मारना पड़ेगा उतना टाइम आपको लगेगा, उतना टाइम आपको क्या होगा, लगेगा। तो ये था फॉर्मूला कुछ ऐसा, ये था फॉर्मूला कुछ ऐसा, ये था फॉर्मूला कुछ ऐसा, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ठीक है, वेयर आर इज द सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है ना, मतलब आप इसको एवरेज डिस्टेंस भी कह लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो टी स्क्वायर जो है वो प्रोपोर्शनल किसके है, डिस्टेंस के क्यूब के। टाइम का स्क्वायर जो है प्रोपोर्शनल किसके है, डिस्टेंस के क्यूब के। तो डिस्टेंस ही लेकर के आपको न्यूमेरिकल मिलेगा, अगर मिला तो न्यूमेरिकल भी नहीं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन मिलेगा, भाई इसका इतना डिस्टेंस इतना डिस्टेंस, दोनों को कंपेयर करके बताओ किसका टाइम पीरियड ज्यादा लगेगा, किस प्लैनेट का टाइम पीरियड जो है वो सन के आसपास ज्यादा है। मरकरी है पास में, अर्थ है थोड़ी सी दूर, बताओ जल्दी चक्कर कौन काटेगा, कितनी जल्दी काटेगा। तो दोनों को आपको कंपेयर करना पड़ेगा इस वाले फॉर्मूले से, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल आर क्यूब, ठीक है। तो ये थे तीनों लॉज, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, लॉ ऑफ एरियाज और लॉ ऑफ टाइम पीरियड। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। लॉ ऑफ ऑर्बिट ये कहता है कि भैया ऑर्बिट जो है वो एलिप्टिकल है, सन जो है वो किसी फोकाई पर है, उस एलिप्स की फोकाई पर है, ठीक है। प्लैनेट जो है वो चक्कर काट रहा है एलिप्स में, एलिप्टिकल पाथ पर चक्कर काट रहा है, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम जीरो लिया जाएगा। एंगुलर मोमेंटम जीरो होने का मतलब होता है 2D प्लेन है, 2D फिगर है। 2D फिगर है तो कौन सी है, एलिप्स से, ऐसी अप्रोक्सीमेशन मान ली गई है ना, कुछ होगा उसके पीछे मैथमेटिकल डेटा ऑब्वियसली, है ना। फिर आता है लॉ ऑफ एरियाज। लॉ ऑफ एरियाज ये कहता है भाई एरियल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है, एरिया ट्रैवर्स करने की, एरिया को स्वीप करने की, एरिया का पोछा लगाने की जो वेलोसिटी वो हमेशा क्या रहेगी, इक्वल रहेगी, ठीक है ना। तो यानी da by dt इज ऑलवेज कांस्टेंट, ऐसा बोला गया। एरिया का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, है ना। अच्छा, ये प्लैनेट चक्कर लगा रहा है किसी डेल्टा टाइम में, किसी डेल्टा टाइम में, किसी डेल्टा टाइम में, तो जो एरिया ये कवर कर रहा है, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला, ये तीनों एरिया हमेशा क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे,
ये तीनों एरिया क्या रहेंगे? इक्वल। ऐसे कहीं भी और डेल्टा टाइम में कवर कर रहा हो तो एरिया क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे। ठीक है, लॉ ऑफ टाइम पीरियड कहता है भाई जितना दूर रहोगे आप सन से, जितना आर आपका बड़ा होगा उतना टाइम पीरियड भी आपका क्या होगा? ज्यादा होगा। आपको ज्यादा देर लगेगी चक्कर लगाने में, तो उसकी प्रोपोर्शनलिटी क्या है? उसकी प्रोपोर्शनलिटी है कि टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। बात आती है सैटेलाइट की। तो सैटेलाइट भैया दो तरह की होती है हमारे यहां पर, एक होती है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट और एक होती है पोलर सैटेलाइट। ठीक है, ये सारी बातें पढ़ दूंगा मैं, पहले जो चर्चा करनी है आपसे कर लेता हूं। एक होती है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, एक होती है पोलर सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कौन सी होती है? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वो होती है जो अर्थ की ही स्पीड पर घूमती है, अर्थ के साथ साथ घूमेगी, साथ साथ घूमेगी। अर्थ अगर इतनी धीरे है तो वो भी ऐसे घूमेगी, ऐसे घूमेगी। इसकी ऑब्वियसली इसकी ऑर्बिटल स्पीड तो ज्यादा होगी, इसने ऑर्बिट बड़ा कवर करना तो वो तो ज्यादा होगी। एंगुलर स्पीड सोचो, ओमेगा सोचो, ओमेगा धरती के बराबर होगा। ठीक है ना, सैटेलाइट का जो ओमेगा होगा वो धरती के बराबर होगा। धरती के ही ओमेगा से सैटेलाइट भी क्या कर रही होगी? घूम रही होगी, तो ओमेगा सेम होगा। ऑर्बिटल स्पीड ऑब्वियसली इसकी ज्यादा होगी। ऑर्बिटल स्पीड मतलब इसको दूर ऑर्बिट है तो इसको तेज चक्कर काटना पड़ेगा धरती के साथ साथ रहने के लिए, धरती के साथ साथ बने रहने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? तेज चक्कर काटना पड़ेगा। उसमें कोई शक नहीं है, उसमें कोई शक नहीं, लेकिन ओमेगा सेम रहेगा। किसका? जियो सिंक्रोनस या जियो स्टेशनरी, एक ही शब्द है। जियो सिंक्रोनस का मतलब जियो माने अर्थ, अर्थ के साथ सिंक्रोनस रहे, सिंक में रहे, अर्थ के हिसाब से स्टेशनरी रहे तो बोलते जियो स्टेशनरी। अर्थ के हिसाब से सिंक्रोनस रहे, सिंक्रोनस का मतलब तालमेल बना करके रखे, तालमेल बनाने का मतलब भी हो गया सिंक्रोनस है ना, तो जियो सिंक्रोनस कहते हैं उसको। ठीक है, तो सैटेलाइट हो गई कौन सी वाली? जियो स्टेशनरी, जियो सिंक्रोनस, अर्थ के ही साथ साथ घूमेगी। टाइम पीरियड उसका 24 घंटे होगा, धरती का भी 24 घंटे है तो उसका भी क्या होगा? 24 घंटे होगा। जैसे मान लो आप लोगों ने दूरदर्शन देखना है, या मान लो आप लोगों ने रेड एफएम सुनना है, कोई मिर्ची सुनना है, कोई एफएम आपने सुनना है ना, तो उसकी सैटेलाइट हमेशा ऊपर होनी चाहिए। सोचो उसकी स्पीड अलग हो, है ना। तो अभी तो आपको सुनाई दे रहे हैं बढ़िया बढ़िया गाने, बॉलीवुड गाने, फिर आपको उर्दू गाने सुनाई देने लग जाए, क्यों? पाकिस्तान की सैटेलाइट आ गई है ऊपर, फिर ईरानी गाने सुनाई देने, फिर तालिबानी गाने सुनाई देने लग जाए। तो ऐसा होगा कब? जब अलग अलग स्पीड से चल रहा हो, है ना। यानी ऐसा ना हो कि आप घर से बाहर निकलोगे दूरदर्शन की सैटेलाइट आपको ऊपर दिखे हमेशा, है ना। आप देखना चाहते हो सास बहू का सीरियल, है ना, और आपको कुछ और ही उड़ी बाबा हड़ी बाबा सुनाई दे रहा हो, आपको अफ्रीका की सैटेलाइट ऊपर आ गई आपके, तो ऐसा नहीं होता। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ऐसे नहीं होती। ठीक है ना, आपको हमेशा सास बहू वाला सीरियल देखने को मिलेगा 24 घंटे। क्यों? क्योंकि वो हमेशा 24 घंटे सर के ऊपर है। वो धरती घूमे जाएगी, वो साथ साथ घूमे जाएगी, धरती घूमे जाएगी, वो साथ साथ घूमे जाएगी उसके। ठीक है ना, तो आप 24 घंटे सास बहू के सीरियल देख सकते हो जहां चाहो वहां। ठीक है ना, तो आपको हुडी बाबा हली बाबा सुनाई नहीं देगा आपको। ठीक है ना, अफ्रीका के जंगलों से प्रसारण नहीं हो रहा होगा दूरदर्शन का, है ना, हमारे यहीं से हो रहा होगा, कहीं साड़ी वाड़ी पहन करके कोई लेडी बैठी होगी, है ना, वही काम चल रहा होगा जो हमेशा चलता रहता है। ठीक है, तो ये सैटेलाइट हो गई कौन सी वाली? जियो स्टेशनरी या जियो सिंक्रोनस। 24 घंटे का टाइम पीरियड रहता है। हाइट 30,000 किलोमीटर ज्यादा रहती है, बहुत ज्यादा हाइट रहती है, बहुत ज्यादा हाइट रहती है जियो स्टेशनरी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट की। ठीक है, काफी अच्छी हाइट पर ये रहता है। ठीक है, काफी बड़ी बैंड विड्थ को कवर करता है। ठीक है, और क्या बताऊं इस बारे में? मीटियोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है, जो मौसम की जानकारी देता है, उसके लिए भी ये वाला जो सैटेलाइट है वो अच्छा रहता है, फायदेमंद रहता है। तो पूरे इंडिया में कहां कोई क्राइम चल रहा है, कोई इलीगल माइनिंग चल रही है, कहीं से सोने की खदानें निकल रही है, कहीं जंगल काटे जा रहे हैं, कहीं तस्करी हो रही है, तो वो सब पकड़ा जाएगा, वो सब पता चल जाएगा। आर्मी भी उसी सैटेलाइट से डेटा ले सकती है अपना। ठीक है ना, तो बॉर्डर्स की सिक्योरिटी, कहीं से घुसपैठ तो नहीं हो रही, बांग्लादेशी तो नहीं घुस गए, कहीं से पाकिस्तानी तो नहीं घुसाए, वो सारी चीजें जो है वो सैटेलाइट मैनेज करती है, जो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट है। ठीक है, अच्छा, और जियो सिंक्रोनस कहां काम आती है? हाँ, जितना भी मीडिया है, टेलीविजन मीडिया, न्यूज चैनल जितने भी हैं वो सब वही रहेंगे, रेडियो वगैरह सब वही रहेगा, जियो सिंक्रोनस उसको मैनेज करता है। ठीक है, तो ये हमेशा चलती है कैसे? साथ साथ चलेगी धरती के। ओके, इतनी बातें बहुत हैं। अब दूसरी बात आती है पोलर सैटेलाइट की। ये पोलर सैटेलाइट क्या होती है? पोलर सैटेलाइट होती है बेटा, जो मान लो ये धरती है, ये इसका नॉर्थ पोल है, इसका साउथ पोल है, तो पोलर सैटेलाइट ऐसे चलेगी। धरती तो ऐसे घूम रही होगी ना, धरती तो ऐसे घूम रही होगी, ऐसे घूम रही होगी, ऐसे चलेगी, ये ऐसे चलेगी। यानी ये एक बार में कई सारे देश नाप जाती है, 3-4 देश नाप जाती है। आप लोगों ने अगर परमाणु मूवी देखी होगी तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि किस तरीके से अमेरिका ने स्पाइंग सैटेलाइट्स लगा रखी थी दूसरे देशों पर, जो उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया सबको कवर करते हुए जा रही थी, है ना। वो उस पर टिक कर रहा था कि भाई हाँ कोई हलचल तो नहीं है, हाँ टिक हो रहा था। अगर आपने परमाणु मूवी देखी होगी, देशभक्त लोगों, एनडीए वाले हो, परमाणु हो सकता है आप लोगों में से मैक्सिमम लोगों ने देखी हो, है नहीं देखी तो अब देखना, अच्छी मूवी है बहुत। ठीक है, तो उसमें दिखा रखा है किस तरीके से स्पाइंग होती है दूसरे देशों पर। आप जासूसी सैटेलाइट वो वाली होती है पोलर, क्योंकि ये एक चक्कर में, जब तक धरती का एक चक्कर पूरा होगा, इसके 3-4 चक्कर पूरे हो जाते हैं।
पोलर सैटेलाइट के 3-4 चक्कर, ये थोड़ी सी तेज चलती है, थोड़ी पास चलती है, 800 किलोमीटर के आसपास की इसकी हाइट होती है, सिर्फ 800 किलोमीटर। उसकी 30,000 किलोमीटर थी, 30,000 40,000 किलोमीटर उसकी हाइट थी जियोसिंक्रोनस की, इसकी 800 किलोमीटर हाइट है। 800 किलोमीटर हाइट पर ये तेज चलेगी, तेज चल करके क्या करेगी, 3-4 चक्कर लगा लेगी। जब तक धरती के 24 घंटे पूरे होते हैं, इसके 3-4 चक्कर पूरे हो जाते हैं। तो कई देशों पर स्पाइंग की जा सकती है, इस स्पाइंग सैटेलाइट जिसको बोल रहा हूं मैं पोलर सैटेलाइट के नाम से। इसके अलावा मौसम की अच्छी खासी जानकारी ये दे देती है कि भाई किसी देश में कहीं पर तूफान उठा है तो हो सकता है उसका इफेक्ट जो है वो इंडिया पर आ रहा हो, कहीं किसी समुद्र के अंदर कोई बवंडर उठा है तो वो बवंडर कब तक पहुंचेगा इंडिया में, ये बातें सारी जो है वो पोलर सैटेलाइट आपको बता देती है। ठीक है ना, और काफी है फिर, है ना। ये थी पोलर और वो वाली थी जियोस्टेशनरी, थी जियोसिंक्रोनस, है ना। दोनों की मैं शक्ल दिखाता हूं एक बार आपको, फिर ये पढ़ के भी सुना दूंगा, है ना। मान लीजिए धरती है, मान लीजिए धरती है, ठीक है। तो जो पोलर सैटेलाइट है, ये पोल होगा नॉर्थ पोल, ये पोल होगा साउथ पोल, है ना। ये पोल नॉर्थ पोल, ये पोल साउथ पोल। तो कैसे चलेगी वो कुछ ऐसे चलेगी, इस तरीके से चलेगी वो, ऐसे। ऐसे समझ गए ना भाई, इस पाथ को फॉलो करेगी वो, इस पाथ को फॉलो करेगी, यहां कहीं होगी वो, यहां कहीं होगी वो, इस जगह पर। धरती की तो ऐसे घूम रही होगी भाई धरती की धुरी जो है ना, जो पृथ्वी की धुरी है, उसको अगर मैं सीधा मान लूं, ऐसे करके मान लूं, है ना, तो वो तो ऐसे घूम रही होगी धरती, तो ऐसे 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 घूम रही होगी। तो धरती तो ऐसे चल रही है, धरती तो ऐसे घूम रही है ना। लेकिन सैटेलाइट जो कई सारे देशों को क्या करेगी, मुआयना कर लेगी, है ना। वो सैटेलाइट कई सारे देशों का मुआयना, अभी चाइना को देख रही होगी, फिर वो घूम के आएगी थोड़ा सा, इंडिया को देख लेगी थोड़ा सा और घूम के आएगी, इंडोनेशिया को देख लेगी थोड़ा सा और घूम के आएगी, जापान को देख लेगी, ऑस्ट्रेलिया को देख लेगी, न्यूजीलैंड को देख लेगी। इस तरह से घूमती भी जाएगी और ये सबको देखती भी जाएगी, दोनों काम चलते जाएंगे, दोनों काम चलते जाएंगे। ठीक है ना, बात समझ में आ गई पोलर वाली। तो ये ऑर्बिट जो है ये पोलर ऑर्बिट है, ये पोलर ऑर्बिट। और पोलर ऑर्बिट की रेडियस मैंने आपको बताया 800 किलोमीटर के आसपास है, यानी 800 किलोमीटर की हाइट पर लगभग उड़ती है, लगभग 800 किलोमीटर की हाइट है, इतनी पर ये उड़ती है। ठीक है, और जो अपनी कौन सी वाली जियोसिंक्रोनस या जियोस्टेशनरी होगी, वो इस पर घूमेगी, वो इस पर घूमेगी, वो यहां कहीं होगी, वो यहां कहीं होगी। धरती ऐसे घूम रही होगी, ये साथ साथ चल रही होगी उसके, ये साथ साथ, ये हमेशा आकाश में रहेगी, ये हमेशा आकाश में रहेगी। तो ये वाली कौन सी है, जियोस्टेशनरी है, ठीक है, जियोसिंक्रोनस, है ना। और ये वाली कौन सी है, वाली पोलर, ये वाली पोलर, है ना। तो आई होप आपको दोनों में फर्क पता चल गया होगा, किस तरीके से दोनों घूम रही है ना। दोनों के अपने अपने काम है, दोनों की अपनी अपनी हाइट है। आपको टाइम पीरियड मैंने बता दिया, 3 से 4 चक्कर लगा लेती है पोलर वाली। अलग अलग डिपेंड करता है किस पर स्पाइंग करनी है, कितनी स्पाइंग करनी है, क्या क्या पता करना है, क्या क्या नहीं करना। 3 से 4 चक्कर लगा लेती है पोलर वाली। और जियोसिंक्रोनस जो है वो एक ही चक्कर लगाती है पूरे 24 घंटे, क्योंकि उसने हमेशा ऊपर रहना है, उसने अपना ऑर्बिट बदलना नहीं, उसने अपनी स्पीड बढ़ानी नहीं, घटानी नहीं, उतनी स्पीड पर उसने चलते जाना है। ठीक है ना। अच्छा, अब कुछ थ्योरी पढ़ लेते हैं। सैटेलाइट आर नेचुरल, ये तो और पुरानी बातें कर रहा है। नेचुरल सैटेलाइट जो है वो तो मून हो गया, है ना। ये तो मैं आपसे आपके आगे आर्टिफिशियल की बात कर रहा था, दोनों मैंने आपसे इतनी डिटेल में बात जो करी वो आर्टिफिशियल की करी, है ना। रिवॉल्विंग अराउंड अ प्लैनेट अंडर इट्स ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, है ना। कुछ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है जिसके कारण से ऐसा ये होता है, ऑब्वियसली, है ना। ऑर्बिटल स्पीड ऑफ अ सैटेलाइट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मास एंड डिपेंड्स अपॉन द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। ठीक है ना, कोई बात नहीं। ऑर्बिटल स्पीड जो होती है वो रेडियस पे डिपेंड करती है ऑर्बिट के, ठीक है, ना कि वो उसके मास पे डिपेंड करती है। ऑर्बिटल स्पीड जो होती है, जो पास उड़ती है, जो नियर द सरफेस उड़ती है, यानी पोलर वाली अगर मैं बोलूं, है ना, तो वो 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड, ये बातें ये बता रहा है। ठीक है, और देखो जरा, टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट रिवॉल्विंग नियर द सरफेस ऑफ अर्थ इज 1 घंटा 24 मिनट। मतलब आप समझ रहे हो, 1 घंटा और 24 घंटे में कितने आ गए ये, 1 घंटा 24 मिनट में अगर 1.5 घंटे में एक सैटेलाइट अगर पूरा चक्कर मार रही है तो 24 घंटे में लगभग कितनी बार मार लेगी, 15 बार लगभग मार लेगी, है ना। 14-15 बार लगभग वो मार लेगी, ठीक है ना। तो 14-15 चक्कर लगा रही है, ऐसा ये कह रहा है ऑर्बिटल सैटेलाइट जो है, पास वाली सैटेलाइट जो उसका टाइम पीरियड रेवोल्यूशन बोल रहा है, ठीक है ना। बाकी वो कह रहा है भैया जो पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन होता है ना, वो तो हाइट पे डिपेंड करता है। बिल्कुल सही बात है भाई, ये तो हाइट पे डिपेंड करता है। जितनी ऊंची हाइट होगी उतना धीरे चक्कर लगता है, उतना धीरे चक्कर मार रही है, ठीक है। और बढ़ते हैं आगे, और बढ़ते हैं। एवरीबडी इनसाइड अ सैटेलाइट इज इन स्टेट ऑफ वेटलेसनेस। क्यों? नॉर्मल 0 है, नॉर्मल 0 है। नॉर्मल क्यों 0 है? क्योंकि नॉर्मल जो होता है वो वेट के बराबर होता है मोस्टली, और जब जी ही 0 होगा तो नॉर्मल भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। नॉर्मल भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जी ही 0 है तब, ठीक है। और पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन जो है वो मास पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है, रेडियस पे डिपेंड करता है, बात हमने सुन ली, ठीक है। इफ अ सैटेलाइट रिवॉल्व्स इन इक्वेटोरियल प्लेन, ये इक्वेटोरियल प्लेन कौन सा होता है, जो मैंने आपको अभी दिखाया, जो मैंने आपको अभी ये वाला दिखाया, ये जो प्लेन है,
ठीक है ना। ये वाला जो प्लेन है ये इक्वेटोरियल प्लेन है, ये वाला, ठीक है। इस प्लेन का नाम इक्वेटोरियल प्लेन है, इस प्लेन का नाम, ठीक है। ये जो प्लेन है ये इक्वेटोरियल प्लेन है, ये पूरा, ठीक है ना। जिस प्लेन में ये घूम रही है इसको बोलेंगे इक्वेटोरियल प्लेन, ठीक है। और इसको बोलेंगे पोलर प्लेन। ये वाला जो प्लेन है ये पोलर प्लेन है ना। ठीक है जी। ये वाला जो प्लेन है ये कैसा होगा, ये पोलर प्लेन होगा, है ना। ये पोलर प्लेन है जिस प्लेन में घूम रही है ना। थोड़ा छोटा बना दिया मैंने, लेकिन कोई बात नहीं, समझ गया आप बात को, है ना। जिस प्लेन में घूम रही है पोलर प्लेन है। ऐसे वाला जो होगा पोलर प्लेन होगा, ऐसे वाला जो प्लेन होगा वो इक्वेटोरियल प्लेन होगा। ये बात बोल रहा है ये, ठीक है ना। तो इफ अ सैटेलाइट रिवॉल्व्स इन इक्वेटोरियल प्लेन इन द डायरेक्शन ऑफ द अर्थ फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, बिल्कुल सही बात है, वेस्ट टू ईस्ट यानी ऐसी, है ना, वेस्ट टू ईस्ट, विद अ पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इक्वल टू टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस, दैट इज 24 आवर्स। 24 आवर्स वाली कौन सी होती है भाई, है ना। Then the satellite will appear stationary relative to the earth, और इसलिए उस सैटेलाइट का नाम क्या रखा गया, जियो स्टेशनरी relative to earth, है ना। Such a satellite revolves around the earth at a height of 36,000 होगा बेटा, 3600 नहीं होगा, ठीक है, 36,000 होगा ये, ओके। 36 एक और जीरो है, ठीक है। और पोलर सैटेलाइट जो होती है ना, वो कैसे घूमती है वो भी लिखा हुआ है यहां पर, वो कैसे घूमती है। तो पोलर सैटेलाइट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन पोलर ऑर्बिट एट अ हाइट ऑफ 800 किलोमीटर लगभग होती है, ठीक है। टाइम पीरियड जो है वो 84 मिनट, यानी आप समझ गए 15 चक्कर लगा रही है, 3-4 चक्कर नहीं, 15 चक्कर यहां पर ये बोल रहा है कि लगा रही है 84 मिनट में। दीज आर यूज्ड फॉर वेदर फोरकास्टिंग, मैपिंग एटसेट्रा, बहुत सारे काम है भाई जो कि करती है, मैंने आपको गिनवा दिए बहुत सारे काम, ठीक है ना। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चंस आ गए बेटा जी। क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना स्टार्ट करते हैं। कह रहा ऑल ऑब्जेक्ट्स एक्सपीरियंस द सेम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ, दिस इज बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स व्हिच इज प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल होता है भाई, ग्रेविटेशनल फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होती है। कह रहा है कि हर ऑब्जेक्ट जो है वो सेम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उस पर लगती है ना, सेम एक्सेलरेशन लगती है। तो फिर जो फोर्स है वो किसके प्रोपोर्शनल है बेटा, वो मास के प्रोपोर्शनल है। F इज इक्वल टू mg होता है ना, ये ग्रेविटेशन फोर्स है ना। तो g तो सब पर बराबर लग रही है, तो यानी फोर्स किस पर डिपेंड कर रही है, मास पर। मास जिसका ज्यादा होगा उस पर क्या लगेगी, फोर्स ज्यादा लगेगी। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तो बराबर लगेगी सब पर, g तो सब पर बराबर लगेगा। फिर जो फोर्स बची वो किस पर डिपेंड करेगी, तो मास पे डिपेंड करेगी, ठीक है ना, मास पे डिपेंड करेगी। द वेट ऑफ द बॉडी विल इंक्रीज सिग्निफिकेंटली, वेट को बढ़ाने के लिए क्या करें, वेट को बढ़ाने के लिए क्या करें, अर्थ के सेंटर पर ले जाए क्या, नहीं ले जा सकते, जी 0 होता है भाई अर्थ के सेंटर पर, तो वेट क्या हो जाएगा वहां, तो 0 हो जाएगा। टॉप ऑफ द माउंटेन पे ले जाए क्या, नहीं, वहां पर भी जी घटता है ना। हाइट पर जाओगे तो जी घटेगा तो वेट भी घटेगा। पोल से लेके इक्वेटर तक चले जाए क्या, नहीं, वो भी सही नहीं है। पोल पर जी जो होता है वो ज्यादा होता है, पोल से इक्वेटर पर जाएंगे तो जी घटेगा, वेट भी घटेगा। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है कि इक्वेटर से कहां जाए, पोल पर जाए, तो कुछ तो वेट बढ़ेगा, कुछ तो वेट बढ़ेगा। सोलर एक्लिप्स जो सूर्य ग्रहण लगता है वो 18 इन एवरी 18 मंथ लगता है, 1.5 साल में एक बार लगता है, ऐसा ही असर्शन में कह रहा है। द एंगुलर डायमीटर ऑफ द सन इज सीन फ्रॉम द अर्थ इज सेम एज द एंगुलर डायमीटर ऑफ द मून। ये बात बिल्कुल सही है भाई कि सोलर एक्लिप्स जो है वो एवरेजली ऐसा कहा जाता है ना, एवरेजली टोटल सोलर एक्लिप्स जो होता है बेटा वो 18 महीने में एक बार ऐसा एवरेजली कहा गया है, ऐसा होता है, ठीक है। तो वो रीजन कह रहा है एंगुलर डायमीटर ऑफ द सन इज सीन फ्रॉम द अर्थ इज सेम एज द एंगुलर डायमीटर ऑफ द मून। बिल्कुल सही बात है भैया, तभी तो एक्लिप्स होगा, तभी तो एक्लिप्स होगा। ये धरती है, ये धरती है, ये चांद है, ठीक है, ये चांद है, ओके, और ये सूरज है, ये सूरज है, ठीक है ना, ये आपका सन है, ओके जी। तो जब आप इसको एक साइट में देखोगे, है ना, एक लाइन में आप इसको देखोगे, है ना, तो ये कुछ ऐसा होना चाहिए ना, ये कुछ ऐसा होना चाहिए ना भाई, इस तरीके का। यानी ये जो है ये कंप्लीट इसको छुपा ले, ये जो मून है ये कंप्लीट इसको क्या कर ले, छुपा ले। यानी एंगुलर डायमीटर जो सन का हो जाए, सन का जो एंगुलर डायमीटर है ना, फ्रॉम द अर्थ इज सेम एज द एंगुलर डायमीटर, यानी ये जो थीटा है क्या हो जाए, सेम हो जाए, ये थीटा सेम हो जाए। जब तक ये थीटा सेम रहेगा तब तक मून जो है वो छुपा के रखेगा सन को, तो ठीक बात है ना। लेकिन ये इसका सही रीजन नहीं है बेटा, ये इसका सही रीजन नहीं है कि हर 18 महीने में क्यों ही होता है, उसके पीछे और बहुत सारे कारण है, ठीक है। तो दोनों इंडिविजुअली ट्रू है, ठीक है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो बी ऑप्शन एकदम सही है ना। इससे ये तो नहीं पता चल रहा है कि 18 महीने में क्यों होता है, ऐसा कोई पक्का रीजन तो नहीं रखा है यहां पर इन्होंने कि भाई इस वजह से 18 महीनों में होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए और बहुत सारे कारण होते हैं कि क्यों 18 महीने में एक एवरेज देखने में आया ड्यूरेशन, ठीक है ना। तो दोनों इंडिविजुअली ट्रू हैं, लेकिन रीजन करेक्ट एक्सप्रेशन नहीं है असर्शन की। बढ़ते हैं आगे। अगर अर्थ मूव कर रही है सन के आसपास एक सर्कुलर ऑर्बिट में ऑफ रेडियस इतना विद एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अबाउट इतना रेडियन पर डे, तो लीनियर स्पीड कितनी होगी बेटा, ये आप खुद कर सकते हो,
है ना, मैं ये चाहता हूं कि आप इसको खुद करो। देखो क्या दिया हुआ है आपको, दिया हुआ है कि कि अर्थ जो है वो सन के आसपास घूम रही है, ये अर्थ है, ये सन है ना, अर्थ जो है वो सन के आसपास घूम रही है, ठीक है। और जो रेडियस का जो रेडियस दे रखी है ना, वो कुछ कुछ दी हुई है, ये एंगुलर वेलोसिटी यानी ओमेगा दिया हुआ आपको, ओमेगा दिया हुआ ये है ना। तो आपसे पूछा लीनियर स्पीड कितनी होगी, तो आपने सिंपली यहां पर लगाना है v इज इक्वल टू आर ओमेगा, आर दिया हुआ है, ओमेगा दिया हुआ, मल्टीप्लाई करना है और v, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करना और v, ओके, ये आपने करना है। तो आई होप आप इसको निकाल लोगे किलोमीटर पर सेकंड में, किलोमीटर को किलोमीटर में रहने देना है ना, लेकिन जो ये दिन लिखे हुए हैं ना, इस दिन को आपको चेंज करना पड़ेगा सेकंड्स के अंदर। तो दिन को पहले आप घंटों में चेंज करोगे, घंटों को आप मिनट में चेंज करोगे, मिनट को आप सेकंड में चेंज करोगे, तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। 24 इंटू 60 इंटू 60 ऐसे करके आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो आई होप आप इसको निकाल बैठोगे। एक और असर्शन रीजन आया, असर्शन कह रहा है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अट्रैक्शन इज अ सेंट्रिक फोर्स, सेंटर पे लगने वाली फोर्स होती है, बिल्कुल सही। देयरफॉर इन मोशन ऑफ प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम द एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, ठीक बात है, ठीक बात है भाई, एंगुलर मोमेंटम जो होगा हमेशा कंजर्व रहेगा। इन द मोशन ऑफ प्लैनेट्स ऑफ सोलर सिस्टम इक्वल एरियाज ऑफ सर्टेन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। देखो बच्चों, ये केपलर लॉ पर क्वेश्चन आया हुआ है, ये बड़ा चला के बता नहीं रहा आपको, ये बड़ा चला के आपको बता नहीं रहा, लेकिन ये जो क्वेश्चन है किस पर है, ये केपलर लॉ पर क्वेश्चन है, और ये दोनों बातें बिल्कुल सही है, ये दोनों बातें बिल्कुल सही, ये भी ट्रू है अपनी जगह, ये भी अपनी जगह ट्रू है, लेकिन ये इसको सही से एक्सप्लेन थोड़ी ना कर रहा है, ठीक है ना। ये सेकंड लॉ है, ये केपलर का सेकंड लॉ है, लॉ ऑफ एरियाज है ना, और ये वाला पहला क्या है, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। ये दोनों मैंने आपको अभी एक्सप्लेन करे थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो दोनों अपने अपने केस में ट्रू हैं, ए और आर, ठीक है, लेकिन आर जो है वो सही एक्सप्लेनेशन नहीं है ए की, ठीक है ना। थ्योरी को पढ़ लोगे अगर आप तो ये आंसर कर पाओगे। एक और क्वेश्चन आया, कंसिडर द फॉलोइंग कंडीशन इन रिस्पेक्ट ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ठीक है। इट शुड रिवॉल्व इन एन ऑर्बिट विच इज कंसेंट्रिक एंड कोप्लेनर विद द इक्वेटोरियल प्लेन. It should be placed at an altitude of about 36,000 km from Earth. Its period of revolution around the Earth should be 24 hours. Which of these conditions must be satisfied by an artificial satellite in order that it becomes a geostationary satellite? तो भैया geostationary होने के लिए तीनों बातें होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों बातें होना है ना। कोप्लेनर होनी चाहिए, कोप्लेनर होनी चाहिए किससे, इक्वेटोरियल प्लेन के, उसी इक्वेटोरियल प्लेन में क्या करनी चाहिए, वो घूमनी चाहिए, सही बात है। 36,000 की हाइट पर वो उड़नी चाहिए, ये बात भी बिल्कुल सही है, 36,000 की हाइट पर वो होनी चाहिए, और 24 घंटे उसको लगने चाहिए, तभी वो अर्थ के हिसाब से क्या लगेगी आपको, रेस्ट पर लगेगी। यानी ये तीनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, बी ऑप्शन एकदम सही है। इफ अ पीस ऑफ रॉक इज ब्रॉट फ्रॉम द मून टू द अर्थ, एक टुकड़ा ले आए चट्टान का, कहां से, चांद से धरती पर, है ना, तो क्या चीज जो है वो सेम रहेगी, क्या चीज चेंज हो जाएगी। तो आपको दिख रहा है भाई वॉल्यूम डेंसिटी, वेट तो चेंज होगा ना, वेट तो चेंज होगा ना, वॉल्यूम एंड वेट विल रिमेन सेम, नहीं वो भी वेट यहां पे भी सेम, तो डी ऑप्शन एकदम सही है। वॉल्यूम और डेंसिटी जो है वो सेम रहेगी, वेट नहीं सेम रहेगा भाई, जी वहां पर अलग है, यहां पर जी अलग है ना, थोड़ा सा सोच विचार करने का विषय था और कुछ नहीं है ये। एक और असर्शन रीजन आया, द अमाउंट ऑफ सनलाइट इंसिडेंट ऑफ ऑन एनी प्लेस ऑन द अर्थ इज ग्रेटेस्ट एट नून, द सन इज नियरेस्ट टू द अर्थ एट नून। तो बच्चों इसका आंसर ये है भैया कि रीजन तो फॉल्स है, ठीक है ना, रीजन तो फॉल्स है, असर्शन लेकिन ट्रू है, असर्शन लेकिन ट्रू है, ठीक है। तो आंसर जो इसका बनेगा वो बनेगा ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ठीक है ना। ऐसा क्यों हुआ, देखो बच्चों, अगर यहां पर रीजन ये लिखा होता कि लाइट जो है वो इंसिडेंट जो कर रही है ना, वो नॉर्मली इंसिडेंट कर रही है, जब नून होता है तो सन एकदम ऊपर होता है, तब एटमॉस्फेयर पर वो कैसे इंसिडेंट करती है, नॉर्मल इंसिडेंस करती है, टेढ़ी नहीं आ रही होती सनलाइट, तब सीधी आ रही होती है। तो नॉर्मल इंसिडेंस अगर यहां पर रीजन होता तो मैं मान लेता कि भाई रीजन जो है वो सही एक्सप्लेनेशन है किसकी, असर्शन की। यहां तो रीजन ही झूठ है कि नून पर सन जो वो पास आ जाता है धरती, कैसे थोड़ी होता है भाई, धरती तो घूमे जा रही है, वो तो सन से दूर भी होगी पास भी होगी, वो तो सीजन्स के हिसाब से चलता है, मंथ्स के हिसाब से चलता है वो तो, कि कब पास होगी कब दूर होगी, है ना, वो दिन और रात के हिसाब से थोड़ी चलता है कि नून पर जो सन है वो पास होगा, ऐसा थोड़ी ना होता है, ठीक है ना। तो इसलिए सन जो है वो नियरेस्ट है नून, अर्थ के पास है नून पर, यह बात एकदम गलत है। तो ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। मीन डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू सन, ये बच्चों आपको थोड़ा सा होना चाहिए माइंड में यार, ठीक है ना। ये 150 मिलियन किलोमीटर है, 149 होता है वैसे, ये 150 के आसपास आप इसको बोल सकते हैं अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम अर्थ सरफेस इज, हाँ जी, मून से ग्रेटर होती है, यही आंसर है इसका, ठीक है ना। रेडियस पर डिपेंड करती है ना, अंडर रूट 2g है ना, तो रेडियस जिसकी बड़ी होगी जिस प्लैनेट की, उसकी एस्केप वेलोसिटी भी क्या होगी, बड़ी होगी, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। तो
आई होप बेटा आज के लेक्चर में हम लोग काफी कुछ सीख पाए ग्रेविटेशन के बारे में और काफी सारे क्वेश्चन जो थे पिछले वाले पेपरों के एनडीए के वो हम कर पाए। ठीक है, तो आई होप आप लोगों की तैयारी बेटा बहुत अच्छे चल रही होगी, है ना। इसी तरीके से लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय, जय हिंद।